है भाई, सब शुरुआत करते हैं भाई चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आराम से जो है हम एक सवा घंटे के अंदर तो इसको रिवाइज कर देंगे यार। हाँ, जो जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा हो ना पहले, हाँ वो लोग भी अगर ये पढ़ लेंगे ना तो भी तुम्हारा ऑडिट ऑफ बैंक्स जो है वो एक बार के लिए क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से देखना इस पूरे चैप्टर को, काफी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क का आता है बिल्कुल। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, आराम से याद भी हो जाएगा, कोई टेक्निकल शब्द नहीं है यार। है, देखो ऑडिट ऑफ बैंक्स के अंदर है ना, शुरुआत चैप्टर की होती है विद द टाइप्स ऑफ बैंक्स की। अलग अलग तरह के बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है यार डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, खत्म। तो वो मेन काम रहता है, वो कमर्शियल बैंक हो गए। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह एस्टैब्लिश होते हैं, उन बैंक्स को हम कोऑपरेटिव बैंक्स करके कहते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स जिनका मेन काम डिपॉजिट एक्सेप्ट करके लोन देना नहीं होता, जिनका मेन काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल या लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल लोन्स होते हैं, वो देना। जैसे फॉर एग्जांपल आईडीबीआई हो गई, आईएफसीआई हो गई, ये सब हो गए। कमर्शियल बैंक्स के अंदर तो तुम्हें पता ही है, हाँ आईसीआईसीआई हो गई या एचडीएफसी हो गई, ये सब कमर्शियल बैंक्स हो गए। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, है ना। कोऑपरेटिव बैंक्स में तो तुम अपने स्टेट के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक का नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक आर सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रूरल एरियाज, ताकि रूरल एरियाज भी कनेक्टेड रहे विद द बैंकिंग सिस्टम। क्योंकि यार बाकी सारी बैंक्स जो है वो अपने रूरल एरियाज में अपना ब्रांच सेटअप करना नहीं चाहती, तो वो रीजनल रूरल बैंक्स आ गया। ठीक है, तो ये एक बात आ गई। इसके अलावा पेमेंट बैंक्स आ गए। पेमेंट बैंक्स मतलब जो जिनका मेन काम, अच्छा वो लोग डिपॉजिट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इनका मेन काम पेमेंट फैसिलिटेट करने का जैसा रहता है। ठीक है, अगर कोई पेमेंट करना है, कोई वॉलेट वॉलेट क्रिएट करते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, तो भाई अब तो वो तो उठ चुके हैं भाई। बट इसके अलावा जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, ये पेमेंट बैंक्स हो गए। ये लोन नहीं दे सकते, मैं बता दूं तुम्हें, दे कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ लोन। हाँ, वो डिपॉजिट किस तरह से किस फॉर्म में ले सकते, खाली एक वॉलेट वॉलेट में डिपॉजिट ले लिया या वैसा करके, या उनके बैंक के अंदर अकाउंट के, उनके पेमेंट बैंक के अकाउंट के अंदर डिपॉजिट ले लिया, सिर्फ पेमेंट पर्पसेस के लिए, उसके लिए और कुछ नहीं। स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनका मेन काम रहता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देना, है ना, छोटे छोटे अमाउंट का लोन देना, 1 लाख 2 लाख, इनको लोन देना, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, चलिए अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के जो फंक्शन है, उसके काम धाम है, उसको रेगुलेट करें। आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है 3। पहला, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि हम और नए बैंक्स लेके आए, हम सुपरवाइज करें कि बैंक्स है, एनबीएफसीज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर सिर्फ बैंक नहीं आ जाता है, बैंक भी आ जाती है, एनबीएफसी भी आ जाती है, और सर कौन सी तरह की बैंक, सब तरह की बैंक। ऊपर जो 6 तरह की बैंक देखी, सबके सब आ गए इसके अंदर। सो उनका डेवलपमेंट और सुपरविजन करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, जिससे हम जो कैश का फ्लो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब डिटरमाइन करना किसके अंदर आता है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के अंदर। एंड इसके अलावा रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स, कमर्शियल और अदर बैंक्स क्या काम करेगी, क्या काम नहीं कर सकती, किस तरीके से काम करेगी, वो सब भी रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है, क्यों, बैंकिंग इंडस्ट्रीज जो होती है ना, दैट इज द ब्लड लाइन ऑफ द कंट्री एंड बड़ी सेंसिटिव होती है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई ना तो पूरी इकोनॉमी को क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। दैट इज वाई उसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, देखो आरबीआई का फंक्शन है इश्यूएंस ऑफ करेंसी। हाँ, इश्यूएंस ऑफ करेंसी आ गया, या रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू आ गया है, नए नोट्स छपवाना या रेगुलेट करना, कितना करेंसी इशू होगा कितना नहीं होगा। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर टू ऑल बैंक्स। ये मेन 4 फंक्शन हो गए। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है अपने को कि कोई भी बिजनेस जो है बैंक वाला, बैंकिंग का कोई बिजनेस जो है विदाउट द लाइसेंस ऑफ फ्रॉम आरबीआई ओपन नहीं हो सकता, या कोई नया ब्रांच भी ओपन नहीं हो सकता विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू इंस्पेक्ट एनी काइंड ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये आरबीआई के फंक्शन है, छोटे मोटे ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, मतलब कौन से एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री, ये तुम्हें ठीक है अभी याद करने का मतलब नहीं है, लास्ट मोमेंट पे याद करने का मतलब नहीं है, खाली एक बार देख लो यहाँ पे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट तो लगता ही है 1934 के अलावा। इसके अलावा ये खाली किसके लिए पता है, ट्रू एंड फॉल्स उन सबके लिए, ठीक है यार।
बहुत रेयरली इसका ना, एक बार आरटीपी में इसका एक क्वेश्चन आया था, बाकी तो कभी क्वेश्चन आया नहीं है। उसके लिए इतने एक्ट्स याद करना जो है मुश्किल है। अगर तुमने पहले से याद करके रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर दिक्कत नहीं है। बस खाली एक बार रीड कर लो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 लगता है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 लगता है, जो आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस इन सबको रेगुलेट करता है, यूपीआई को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट, जो पूरा बताता है कि बैंक कैसे ऑपरेट करने वाला है, बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1959, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी एक्ट हट चुका है, वो हटा दो यहां से। कंपनीज एक्ट है 2013, जो बैंक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह फॉर्म हुई है, वो कंपनीज एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 लगता है, ठीक है। तो क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में बैंक्स भी एक हिस्सेदार होती है, ठीक है, तो वो प्रिवेंट करने में बैंक को भी बहुत काम करना पड़ता है। आरआरबी एक्ट लगता है 1976, रीजनल रूरल बैंक्स को एस्टैब्लिश करने में। नाउ क्योंकि ई बैंकिंग, एम बैंकिंग सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी लगता है, जो सेफगार्ड करता है कि बैंक के जो भी ट्रांजेक्शन है वो एकदम सेफ रहे। इसके अलावा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, जो सिबिल को सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ताकि हम किसी भी इंडिविजुअल के क्रेडिट स्कोर को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, ये तो हट चुका है, ये छोड़ दो। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, यानी जिसको हम कहते हैं सरफाईसी 2002, वो भी एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। तो वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ गया। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट जो है, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स जो है ना, अब ये कौन से तरह के बैंक ऑडिट रिपोर्ट जो है इशू करते हैं, तो देयर आर मल्टीपल बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट आल्सो, ये कोई भरोसा नहीं है आईसीआई का, ठीक है, बट आज तक तो नहीं पूछा है, बट देन कोई भरोसा नहीं है। कौन से रिपोर्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन ऑडिट रिपोर्ट? याद रखना, मेन ऑडिट रिपोर्ट तो देना ही पड़ता है ना, कि ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो है ही है। इसके अलावा के कौन से रिपोर्ट हो गए? रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वो कौन सा आ गया? जो कंपनीज के ऊपर 143(3)(i है ना, सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट, जो बैंकिंग कंपनीज है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर यू हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट है, ये हर एक बैंक को देना पड़ता है, हर एक बैंक के ऑडिटर को देना पड़ता है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू द आरबीआई बाय 30th of June ऑफ एवरी ईयर। हर साल की 30 जून तक तुम्हें सबमिट करना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या घटनाएं घटी है। उसमें एलएफएआर का पूरा फॉर्मेट आरबीआई पूरा प्रिपेयर करता है, उसके क्वेश्चंस आंसर करने हैं तुम्हें, और ये तुम्हारे ऑडिट के साथ साथ ही करना है। तो तुम्हारा ऑडिट का प्लान स्ट्रैटेजी इस तरह से बनना चाहिए कि एलएफएआर भी जो है वो कवर हो जाए, एलएफएआर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी कवर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वी हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। एसएलआर रिक्वायरमेंट्स यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है, अपने कंप्लायंस के लिए एक रिपोर्ट देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू गिव अ रिपोर्ट ऑन ट्रेजरी ऑपरेशंस ऑफ द बैंक, दैट इज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आरबीआई। ये सब याद नहीं करना है, खाली मतलब ये सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, खाली अगर तुम्हें याद कर रख सकते हो तो याद रखो इसको, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा रिपोर्ट ऑन द इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन, दैट इज प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से जो इनकम रिकॉग्निशन असेट क्लासिफिकेशन का आता है वो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सीरियस इरेगुलरिटीज अगर नजर आई है तुम्हें ऑन द वर्किंग ऑफ द बैंक, तो फिर वो तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द आरबीआई। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लायंस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द घोष कमिटी एंड जिलानी कमिटी, एंड इसके अलावा रिपोर्ट ऑन एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरिया, ठीक है, तो उसके बारे में तुम्हें यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स बाय द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, ठीक है। नाउ बैंक ऑडिट अप्रोच कैसा रहने वाला है, ये अप्रोच तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बैंक ऑडिट अप्रोच में यू हैव टू ड्रॉ एन ऑडिट प्लान बेस्ड ऑन द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर एंड ऑडिट रिस्क। ध्यान रखना है यहाँ पे सबसे पहला काम तुम्हारा बैंक ऑडिट अप्रोच में रहेगा एक ऑडिट प्लान बनाना। अब ऑडिट प्लान किसके ऊपर बेस्ड रहता है? दैट इज बेस्ड अपॉन द नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस की क्या काम चलता है, कितने ब्रांचेस है, कितना फैला हुआ बैंक है, उसके कितने डिपॉजिट्स है, कितना लोन दिया हुआ है, ऑब्वियसली उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। एक छोटी सी कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसका इतना ज्यादा लोन देना नहीं है, इतना ज्यादा डिपॉजिट नहीं है, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा अपने को। पर एक कोई बहुत बड़ी बैंक है जिसके 100-200 ब्रांचेस है, तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर अपना ऑडिट प्लान बेस्ड होगा। अच्छा, ऑल्सो इट इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ एडवर्स फीचर। भाई एडवर्स फीचर का मतलब क्या हो गया कि यार कोई तरह का एनपीए हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल एनपीए इज एन एडवर्स फीचर फॉर अ बैंक, तो एनपीए के ऊपर बेस्ड होता है कि यार एनपीए कितना है
है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ऑडिट प्लान कैसे बनेगा। एंड ऑब्वियसली बात है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिलेटेड कंट्रोल्स, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा ऑडिट प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने कंट्रोल एनवायरनमेंट एट अ बैंक। कंट्रोल एनवायरनमेंट एट अ बैंक में ना दो पॉइंट आते हैं। एक, वो कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में बताएगा कि यार कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए। वैसे जैसे बैंक शुड हैव अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क, बैंक के पास अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि वो अपने रिस्क को क्या कर सके, कम कर सके। इंक्लूडिंग कैसे तरह के कंट्रोल्स हो सकते हैं, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। क्या होना चाहिए, इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, इफेक्टिवली होने चाहिए। ठीक है, कि बैंक में ना सारे काम जो है वो डिवाइडेड होने चाहिए, रोटेशन ऑफ ड्यूटीज होती है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस के बीच में इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन होना चाहिए, या रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंसेस, बैंक में कैश का बैलेंस, डिपॉजिट का बैलेंस, लोन का बैलेंस, ये सब मेजर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग होनी चाहिए उनकी। क्योंकि इतने ब्रांचेस होते हैं, मान लो 200-300 ब्रांचेस है, सब डेली बेसिस पे क्या करते हैं, हेड ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे उनका कैश का बैलेंस कितना है, डिपॉजिट का बैलेंस कितना है, लोन का बैलेंस कितना है, वो सब उनको रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन आ जाता है। इसके अलावा वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तुम्हें कॉमन क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अब ये 6 तरह के क्वेश्चन है जिसके बारे में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूरा देके रखा है, टेबल देके रखा हुआ है, तुम्हें याद हो तो। ठीक है, वो टेबल अगर तुम्हें याद हो बहुत अच्छी बात है, मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई हुई है कि यार वो टेबल को याद कैसे करते हैं अपने रिलेटेड क्वेश्चन से। भाई हु है तो भाई हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, क्वेश्चन क्या पूछोगे तुम, जब एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे हु, तो हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, जो पर्सन परफॉर्म कर रहा है कंट्रोल, क्या उसके पास रिक्विजिट नॉलेज है परफॉर्म करने की, तो ये हु वाला आ गया। अच्छा, व्हाट जो है वो थोड़ा अनरिलेटेड है कि व्हाट कंट्रोल्स आर परफॉर्म नहीं पूछना है अपने को ये पूछना है व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल। व्हाट अनरिलेटेड है तो अनरिलेटेड में एविडेंस शब्द जोड़ दो कि व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल टू कंक्लूड दैट, टू डिटरमाइन दैट कंट्रोल हैज बीन परफॉर्म्ड। ठीक है, क्या एविडेंस अवेलेबल है ये डिटरमाइन करने के लिए कि हाँ कंट्रोल परफॉर्म हुआ है। फिर व्हेन हैज द कंट्रोल बीन परफॉर्म्ड, इज द फ्रीक्वेंसी, व्हेन एंड विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी हैज द कंट्रोल बीन परफॉर्म्ड, इज द फ्रीक्वेंसी इनफ टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर वेयर है तो वेयर अगेन अनरिलेटेड हो गया। हाँ, अनरिलेटेड मतलब क्या कि यार कि कहां पे, अनरिलेटेड है तो एविडेंस शब्द जोड़ दो कि वेयर हैज द एविडेंस बीन केप्ट टू एंश्योर कि गुड कंट्रोल्स हैव बीन परफॉर्म्ड, कि इज द एविडेंस अवेलेबल फॉर ऑडिट, है ना, फॉर हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस अवेलेबल, तो वो वेयर में आ गया। फिर वाई है तो रिलेटेड है, वाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स आर बीइंग प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग द कंट्रोल। एंड हाउ है तो हाउ इज आल्सो रिलेटेड है, हाउ इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म्ड, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन द कंट्रोल एक्टिविटीज बी सर्कमवेंटेड, मतलब अवॉइड किया जा सकता है, इफ सर्कमवेंटेड कैन इट बी डिटेक्टेड। ऐसे तरह के अलग अलग कॉमन क्वेश्चन जो है वो तुम पूछ सकते हो। इसके अलावा एंगेजमेंट टीम डिस्कशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इसके अंदर। एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल्सो टू असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंगेजमेंट टीम को क्या करना चाहिए, डिस्कशन होल्ड करना चाहिए ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले बैंक का, उसके एनवायरमेंट का, उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट क्या हो सकती है, ये सारे डिस्कशन जो है वो डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। ठीक है, जिससे हम एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके टू द असेस्ड रिस्क। सो मेजरली तुम्हारा डिस्कशन फोकस्ड होना चाहिए कि यार ब्रांच में ससेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क कहां है, ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड कहां है, फ्रॉड होने के चांसेस कहां है, तो उसके बारे में अपने क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। तो ये एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में आ गया। अच्छा, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में क्या मैटर्स तुम डिस्कस करोगे, मैटर्स क्या डिस्कस करेंगे भाई, 6 मैटर है, 2 पॉइंट एरर के, 1 पॉइंट फ्रॉड का, 1 पॉइंट रिस्पॉन्स टू रिस्क का, ठीक है, 2 पॉइंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के। 2 पॉइंट एरर के कौन से, एरर लाइकली टू बी अकर्ड एंड एरर आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर। एरर आइडेंटिफाइड इन प्रीवियस ईयर, अगर जो एरर आइडेंटिफाई हुए प्रीवियस ईयर में, दे आर मोर लाइकली टू अकर, तो इसलिए दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एरर जिनके होने के चांसेस ज्यादा है एंड एरर जो पिछले साल अकर हुए थे। फिर एक फ्रॉड का आ गया, मेथड बाय विच क्या बोलते हैं, बैंक पर्सोनल में परपेट्रेट फ्रॉड, बैंक पर्सन में परपेट्रेट फ्रॉड, किन तरीकों से बैंक तक खुद का पर्सनल क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आता है ऑडिट रिस्पॉन्स टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है, कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स रहेगा टू एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क मतलब अगर हमने इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो इससे
क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं कि सर एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर दिया, अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जो है वो मुझे थ्रेटन करे बाद में, या ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरा नाम खराब हो जाए बाद में, अगर ऑडिट ढंग से नहीं हो पाया तो मेरा नाम खराब हो जाए, मेरे रेपुटेशन पे सवाल उठ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो सकता है। इसके अलावा परवेजिव रिस्क आता है और स्पेसिफिक रिस्क आता है। परवेजिव रिस्क इज रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे। और स्पेसिफिक रिस्क विच इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, ठीक है। दो पॉइंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का है कि यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट एंड यू हैव टू बी अलर्ट टू इंफॉर्मेशन दैट may indicate occurrence of any material misstatement. ये भी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का ही पार्ट है, being alert to situation or condition that may indicate material misstatement, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है डिस्कशन करने के, हम स्पेसिफिक एम्फेसिस दे सकते हैं टू ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अ फ्रॉड, कि यार जहां गड़बड़ होने के चांसेस है वहां पे हम ज्यादा फोकस कर सके, तो स्पेसिफिक एम्फेसिस दे सकते हैं टू ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क कर सकते हैं टू एंगेजमेंट टीम की, जहां रिस्की एरियाज है, जहां डिफिकल्ट एरियाज है, जिसको जो एरिया ज्यादा समझ में आता है उसको वो एरिया हमने डेलीगेट कर दिया, ठीक है। एंड वी कैन ऑल्सो इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस द फ्रॉड, है ना, डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या अगर फ्रॉड का रिस्क ज्यादा है तो स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती है अपने को। तो ये तीन चीजें अपने को याद करनी है अपने को, स्पेसिफिक एम्फेसिस टू ससेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ वर्क टू एंगेजमेंट टीम एंड इन्वॉल्व स्पेशलिस्ट टू एड्रेस फ्रॉड, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑडिट अप्रोच वाला। फिर इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी आ गई। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी सिंपल है, अगर नॉन परफॉर्मिंग असेट है उनसे इनकम जनरेट होती है तो वो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरों से यानी परफॉर्मिंग असेट से जो इनकम जनरेट होती है वो अक्रूवल बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में ये टेबल देख लो, बहुत है। अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। कमर्शियल बैंक में auditor is appointed by members in AGM with prior approval of RBI. Remuneration is decided by members in the AGM, ठीक है, कमर्शियल बैंक के लिए। नेशनलाइज्ड बैंक्स जो होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही अपॉइंट करते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, एंड रेम्यूनरेशन आरबीआई ही डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक है विच कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। भले सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, बट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, वो नेशनलाइज्ड बैंक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक हो जाती है, तो रीजनल रूरल बैंक में दी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बैंक इटसेल्फ, मतलब बैंक का मैनेजमेंट खुद ही अपॉइंट करेगा विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है विच इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेम्यूनरेशन भी बैंक ही डिसाइड करेगा अगेन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन एक टेबल में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी बेनिफिशियल एमसीक्यूज के लिए भी, ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी, मे बी डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेते तो और ही अच्छा है यार, फिर तो आसान हो जाएगा पेपर। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया, द मैटर्स विच द बैंक रिक्वायर देयर ऑडिटर टू डील विथ इन द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन स्पेसिफाइड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The statutory central auditors are required to submit the long form audit report to the banks latest by 30th June every year. किन मैटर्स के साथ तुम्हें डील करना है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में, ये ऑलरेडी आरबीआई डिसाइड स्पेसिफाई कर देता है। तो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर को खाली सबमिट करना है अपना रिपोर्ट, कि यार लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का हम सबमिट करें अपना रिपोर्ट टू द बैंक्स लेटेस्ट बाय 30th June every year, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है अपना कंडक्टिंग एन ऑडिट वाला, जो सब बिग टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक था, उसके अंदर है ना करीबन 18-19 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें सर तुम्हें पता है कि सर ज्यादातर पॉइंट जो है वो सब तो यार रिपीट वाले पॉइंट है, उसमें कुछ खास है ही नहीं, टॉपिक में कुछ खास नहीं है। लास्ट मोमेंट पे ये टॉपिक पढ़ने मत बैठना, क्योंकि वेस्ट ऑफ द टाइम एकदम। सिर्फ कुछ टॉपिक्स है जो एकदम अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया इसलिए, अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, या असेसिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग वाला पॉइंट है, तो वो कुछ पॉइंट है जो एकदम अलग है शायद, ठीक है। या बेसल 3 फ्रेमवर्क का कुछ पॉइंट है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर तुम्हें पढ़ना हो तो, बाकी कोई पॉइंट जो है वो इतने ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। तो सब नॉर्मल पॉइंट है ऑडिट प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे इनिशियल कंसिडरेशन है, तो इनिशियल कंसिडरेशन इसमें मैंने एक टेबल यहाँ पे ऐड कर दिया जिसके अंदर तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो दिखने को मिल जाएंगे। जैसे पहले पॉइंट है ना, पहला पॉइंट अपना इनिशियल कंसिडरेशन वाला था, उसमें यही है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ, ऑडिट प्लान बनाओ, उसमें से 300 फॉलो करो, है ना। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम बनाओ। व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम? जहां पे हम ऑडिट प्लान का समरी बनाते हैं। अब इतना बड़ा ऑडिट प्लान होता है तो सबके सब थोड़ी कवर कर सकते हैं अपने, तो जहां पे हम ऑडिट प्लानिंग की समरी बनाते हैं वो ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम हो जाता है अपने लिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी बना दी, ऑडिट प्लान बना दिया, ऐसे 300 के हिसाब से हमें डिटरमाइन करना है, प्री एंगेजमेंट एक्टिविटी हो जाना चाहिए, अग्रीइंग टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 210 वाला, वही सब कॉमन पॉइंट्स है।
नाउ बहुत सिंपल सी बात है, अगर उन चीजों के बारे में पूछना है आईसीआई को तो वो स्पेसिफिक उस टॉपिक से पूछेंगे, बैंक से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऑडिट मटीरियलिटी का कोई पूछ लिया, वो ऑडिट मटीरियलिटी ऐसे 320 आ गया, तो यार वो ऐसे 320 से टॉपिक पूछेंगे ना, यहां से क्यों पूछेंगे अपने। फिर 3 पॉइंट आ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट में अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट आ जाता है, वो ऐसे 315 वाला सेम। अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस आ जाता है, और अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस आता है। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, आज तक में अगर कभी पूछा गया हो तो यही पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, वो सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एंगेजमेंट टीम डिस्कशन का पॉइंट तो अपने ने ऑलरेडी देख लिया यार, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, एस 315 सेम। इसके अलावा स्पेसिफिक इश्यूज के कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, एक गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट आ जाता है। अब गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट यार अपने ऐसे 570 जो है वो अप्लाई कर देने का वहां पे वही सेम पॉइंट है। फ्रॉड रिस्क वाला पॉइंट है वो तो मैंने तुम्हें यहाँ पे डील कर ही रहा हूं मैं उसके साथ, ठीक है। स्पेसिफिक रिस्क में कुछ है ही नहीं, है ना। और आउटसोर्सिंग एक्टिविटी का एक पॉइंट था कि यार बैंक अपनी बहुत सारे एक्टिविटीज जो है वो आउटसोर्स कर देती है, जिसकी वजह से रिस्क का जो असेसमेंट है तुम्हें सिर्फ बैंक से रिलेटेड नहीं करना होता है, उसको जितने जितने एक्टिविटीज उसने आउटसोर्स करे हैं, है ना, ताकि वो थोड़ा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और कॉस्ट भी कम हो, तो आउटसोर्स करे है तो वो रिस्क को भी तुम्हें असेस करना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिट प्रोसीजर वाला है, हाँ एक पॉइंट अपना है रिलायंस और रिव्यू ऑफ रिपोर्ट की, बैंक के ना दूसरे बहुत सारे ऑडिट और इंस्पेक्शन होते हैं, आरबीआई इंस्पेक्शन करता है, इंटरनल ऑडिट के इंस्पेक्शन होते हैं, प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट होते हैं, या बैंक का खुद का एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है, तो वो रिपोर्ट्स को हम रिव्यू करें, रिपोर्ट रिलाई उनके ऊपर कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या एडवर्स फीचर्स इन रिपोर्ट्स के अंदर बताए हुए हैं ऑडिट करने के लिए, ठीक है। एक बेसल 3 फ्रेमवर्क का है विच वाज अ लिटिल टेक्निकल, तुम्हें पढ़ना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस बाकी कुछ खास नहीं है, मेन याद करने लायक, पढ़ने लायक, समझने लायक जो है दैट इज दिस पॉइंट ओनली, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। या कभी उनको पूछना हो तो ये असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग पूछ सकते हैं, विच इज स्पेसिफिक टू बैंक, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 पॉइंट आ जाते हैं विच आर नथिंग बट द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अगर तुमने कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल पढ़े तो वही 5 पॉइंट है अपने CRICM, दैट इज कंट्रोल, एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल, एक्टिविटी और मॉनिटरिंग। खाली सीक्वेंस थोड़ा बदल गया है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहला आता है कंट्रोल एनवायरमेंट। कंट्रोल एनवायरमेंट नाम बदल दिया है, which is oversight and involvement in control process by those charged with governance, ये नाम दे दिया है, कंट्रोल एनवायरमेंट नाम नहीं दिया हुआ है। Oversight and involvement in control process by those charged with governance मतलब क्या, those charged with governance should be involved in the risk management process, है ना। those charged with governance should approve written risk management policy, RM policies मतलब risk management policies as per business objective। बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है, जितना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से एक रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। आज बैंकों के ऊपर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है पता है, लोन डिफॉल्ट का। तो लोन देना अपने आप में एक रिस्क लेने जैसा हो गया, बैंकों के लिए लोन देना इस रिस्क लेने जैसी बात आ गई। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे, वो रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट जो पॉलिसीज होती है, ठीक है, तो उसमें अप्रूव करना है अपने को, दे शुड अप्रूव रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, किसको लोन देना है, कितना देना है, एक पर्सन को इससे ज्यादा लोन नहीं देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस शुड बी इन्वॉल्व, तो उससे एक एनवायरमेंट क्रिएट होगा है, एवरीबडी विल बी फॉलोइंग द रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बिकॉज दे नो दैट इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो ये कंट्रोल एनवायरमेंट का ही पॉइंट आ गया एक तरीके से, ठीक है। दूसरा आया आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग रिस्क दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट अचीवमेंट ऑफ बैंक्स गोल। ये एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आ गया कि कॉन्स्टेंटली क्या करो, आइडेंटिफाई करो, मेजर करो, मॉनिटर करो रिस्क को। कोई करेंसी का रिस्क आ गया है ना, करेंसी फ्लक्चुएशन का कोई रिस्क आ गया, कोई लोन का रिस्क आ गया, कौन क्या बोलते स्ट्रेस सिग्नल्स बता रहा है, ऐसे अकाउंट्स शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स, तो उनको आइडेंटिफाई करो, उनको मेजर करो, उनको मॉनिटर करते रहो, ठीक है, ताकि तुम उसके सामने क्या लगा सको, कुछ कंट्रोल्स लगा सको। फिर आता है कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कहां पे, वो बैंक ऑडिट अप्रोच के अंदर। बैंक ऑडिट अप्रोच के अंदर ये सब कंट्रोल एक्टिविटीज ही है। कंट्रोल एनवायरमेंट एट अ बैंक वाले में ये जो बताया ना, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन, दीज आर ऑल कंट्रोल एक्टिविटीज। तो बस वही का वही लिखना है अपने को, ठीक है, वही सेम एग्जैक्ट वही लिखना है, ओके। फिर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आ गया। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज इज कि रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स है, मेथोडोलॉजीज है, अजम्पशंस जो भी यूज करे हुए रिस्क के लिए, उनको टाइम टू टाइम क्या करते रहो, मेजर करते रहो, है ना, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहो। क्या ये जो मॉडल्स यूज करे, मेथोडोलॉजी यूज करी हुई है, क्या इससे हमें कुछ रिजल्ट मिल रहा है, ये जो अजम्पशंस है अभी के टाइम पे वैलिड है या नहीं है, वो चीजें तुम
मॉनिटर करते रहो, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट मॉडल्स, मेथोडोलॉजीज, असम्पशंस यूज्ड टू मेजर एंड मिटिगेट रिस्क को मॉनिटर करेंगे अपने, ठीक है। इसके अलावा रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए कि यार फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वैसा एक रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जो टाइमली बेसिस पे मुझे इंफॉर्मेशन जनरेट करके दे, किसका कितना लोन बाकी है, कितने टाइम से बाकी है, क्या डिफॉल्ट है, क्या असेट सिक्योरिटी की तरह रखा हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पे मुझे फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस सारे रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दे। ये बैंकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बैंक का फाइनेंशियल इतने ट्रांजेक्शन, लैक्स एंड लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ऑपरेशनल भी इतने ब्रांचेस और सब रहते, तो ऑपरेशनल भी इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और कंप्लायंस की भी, क्योंकि आरबीआई की इतनी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती है, तो कंप्लायंस की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स अपने आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। इसके अलावा एक फ्रॉड वाला पॉइंट आ जाता है जिसके अंदर सिंपल इतना ही है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, है ना। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन दोज रिस्क एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन हो जाना चाहिए, पूरे ऑडिट के दौरान प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू फॉलो ऐसे 240। और एक पॉइंट मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लिख सकते हो कि आरबीआई ने आरबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ नॉर्म्स इशू करे, गाइडलाइंस इशू करे हैं, ठीक है, जैसे केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, जिससे हम केवाईसी यानी वो नो योर कस्टमर वाला, वो किसके लिए है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। तो उसके लिए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रॉपर तरीके से बैंक फॉलो कर रही है कि नहीं, वही चेक करना है अपने को, ठीक है। तो यू हैव टू असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड। रिस्क ऑफ फ्रॉड में कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट एकदम, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करो, खत्म, ठीक है। ऐसे 240 तुम्हारे अभी कोर्स में नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ठीक है, वो जाने दो। क्लियर ये चीज, ठीक है। चलिए, तो असेस रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग आ गया, खत्म हो गया। अब बात आती है अपनी एडवांसेस। अब एक बेसिक पोर्शन था ना वो सब खत्म हो गया, अभी एडवांसेस की बात आती है ना। दिस इज ऑल टुगेदर अ सेपरेट पूरा टॉपिक है। फिर ऑडिट ऑफ एडवांसेस आएगा, फिर रेवेन्यू आइटम्स आएंगे, ठीक है। वो रेवेन्यू आइटम्स में तो कुछ खास नहीं है। चलो एडवांसेस में देखो, मीनिंग में एडवांस देखो, एडवांस इज इन द कोर बिजनेस ऑफ बैंक्स इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर ऑनवर्ड लेंडिंग। आगे लोन देने के लिए पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इट मीन्स मनी और क्रेडिट गिवन एज लोन टू अनदर पार्टी विद एन अग्रीमेंट दैट मनी विल बी रीपेड। एडवांसेस का मतलब क्या, मैंने पैसा दिया है, क्रेडिट दिया है किसी दूसरी पार्टी को विद एन अग्रीमेंट कि ये पैसा वो मुझे वापस दे देगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ एडवांस। एडवांस कितने तरीके के एडवांस हो सकते हैं, टर्म लोन हो सकता है, कैश क्रेडिट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, डिमांड लोन हो सकता है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज हो सकता है, पार्टिसिपेशन और रिस्क शेयरिंग बेसिस हो सकता है, और इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कंपोजिशन ऑफ एडवांसेस। कंपोजिशन ऑफ एडवांसेस कैसे हो सकते हैं, टर्म लोन। टर्म लोन मतलब अपने एक 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स टर्म के लिए अपने कोई अगर लोन देते तो वो टर्म लोन हो गया। फिर कैश क्रेडिट हो गया, है ना, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट तो तुम्हें पता ही है, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए। डिमांड लोन हो गए, वो भी शॉर्ट टर्म ही होता है, बट विच इज लोन रीपेबल ऑन डिमांड, जिसका फिक्स्ड रीपेमेंट का टर्म नहीं होता, बट जैसे मैंने जब डिमांड किया उसके 2 महीने में 3 महीने में तुम्हें रीपे करना पड़ेगा। फिर बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज तो तुम्हें पता ही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला। पार्टिसिपेशन और रिस्क शेयरिंग बेसिस इज कंसोर्टियम एडवांसेस, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा हो तो वो बाद में पढ़ेंगे। पार्टिसिपेशन और रिस्क शेयरिंग बेसिस। और इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन तो कुछ खास नहीं है, अगर तुमने अपने ही स्टाफ मेंबर्स को लोन देके रखा है तो उसको किस तरह से तुम शो करोगे, तो वो इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवांसेस 2 तरह के हो सकते हैं, एक फंडेड लोन हो सकता है, एक नॉन फंडेड लोन हो सकता है। फंडेड लोन बेसिकली इस तरह का लोन होता है जहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड होता है फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर, पैसे का एक्चुअल ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसा टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, इन सब केसेस में पैसा एक्चुअली सामने वाले के अकाउंट में जाता है, तो वो फंडेड लोन हो गया। नॉन फंडेड लोन यानी जो फंडेड लोन नहीं होता, जिसके अंदर एक्चुअल पैसों का ट्रांसफर नहीं होता, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, बैंक गारंटी हो गई। इसमें मैं तुम्हें गारंटी देता हूं या सामने वाले को गारंटी देता हूं किसी पर्सन को कि यार इसने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा। अब यहां पे मैंने एक तरीके से जरूर उसको एडवांस दिया है, लोन दिया है, पर इसमें मैंने पैसों का ट्रांसफर अभी तक तो नहीं किया। हाँ, शायद अब जब वो उसने गारंटी लैप्स कर दी और मेरे को पे करना पड़ गया तो मेरा वो फंडेड लोन बन जाएगा, पता है। हाँ, ऐसा होता है। तो फंडेड लोन, नॉन फंडेड लोन, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस जो है 3 क्लासिफिकेशन होते हैं अपने। सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन हो जाता है, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन हो जाता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से हो जाता है, ठीक है। सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन में 2 तरह के होते हैं अपने, प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है।
अगर हम लोन देते हैं एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, इन सबको, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर हो जाता है। अब इसमें ना आरबीआई के कुछ नॉर्म्स लगते हैं कि यार आउट ऑफ द टोटल लोन आपको इतना परसेंटेज का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रायोरिटी सेक्टर। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग एंड अदर देन द अबव इज नोन एज अ नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो गए। अब सिक्योर्ड वाले में ऐसा हो गया, लोन विच इज बैक्ड बाय सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल होम लोन हो गया विच इज सिक्योर्ड बाय अ प्रॉपर्टी, तो वो सिक्योर्ड हो गया। ठीक है, एंड अनसिक्योर्ड हो गया लोन फॉर विच बैंक डज नॉट हैव एनी सिक्योरिटी, पर्सनल लोन जैसा हो गया, वो अनसिक्योर्ड हो गया। तो बाकी सिक्योर्ड विच इज बैक्ड बाय सिक्योरिटी। अब मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी का टॉपिक आता है, वो अपने बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी कितने तरह की हो सकती है, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, वो सब आता है। बट हाँ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स इसी के साथ साथ डाल दो। प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से अपने मेजरली अपने कह सकते हैं यार, यहाँ पे तो ऐसे 5 दिए हुए, बट टेक्निकली देखा जाए तो 2 ही होते हैं। या तो स्टैंडर्ड लोन हो गया या नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, है ना, स्टैंडर्ड या नॉन परफॉर्मिंग। स्टैंडर्ड में बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड रेगुलर, एक एसएमए। स्टैंडर्ड रेगुलर यानी उस तरह के लोन हो गए जो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट पे करे जाते हैं। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अगर पे करे जाता है तो दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड रेगुलर लोन। क्लियर है ये चीज? ठीक है। इसके अलावा एनपीएस क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। नॉन, ये एनपीए यहां से आ जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट 3 तरह के होते हैं, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट। ठीक है, एनपीएस वो होते हैं विच आर ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू होते तो वो एनपीए हो जाते हैं। अब बिफोर द ड्यू डेट अगर वो पे हो जाए तो वो स्टैंडर्ड रेगुलर हो गया, है कि नहीं? ड्यू डेट से पहले तो स्टैंडर्ड रेगुलर, ड्यू डेट के 90 डेज के बाद वो एनपीए होगा, तो बीच के 90 डेज में क्या माना जाएगा, विच इज एसएमए अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट जिसको अपने कहते हैं। स्पेशल नाम लिख दो यहां पे अगर तुम्हें याद ना रहे तो, स्पेशल मेंशन अकाउंट। एसएमए अकाउंट होता है विच इज ओवरड्यू नॉट मोर देन 90 डेज। 0 से लेकर 90 डेज के बीच का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज एसएमए अकाउंट। अब उसमें एसएमए 0 हो सकता है, एसएमए 1 हो सकता है, एसएमए 2 हो सकता है। एसएमए 0 इज विच इज ओवरड्यू फॉर 1 to 30 डेज, पहले दिन से 30 दिन तक, फिर 31 से 60 दिन तक एसएमए 1 हो जाएगा। एसएमए 2 इज 61 to 90 डेज। मैं बता दूं अगर तुम्हें याद ना हो तो एसएमए 0 इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल। ये ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू में काम आ सकता है तुम्हें। अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, ये एसएमए 0 हो गया। अच्छा, नाउ एनपीए जो है दैट इज ग्रेटर देन 90 डेज अगर होता है तो एनपीए होता है, उसका डेफिनेशन अलग से पढ़ेंगे। अब उसमें 3 तरह के हो गए, एक सब स्टैंडर्ड असेट हो गया, जो एनपीए 12 महीने या उससे कम तक एनपीए रहता है तो वो सब स्टैंडर्ड में चला जाता है। ठीक है, अब जो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, हाँ 12 महीने से ज्यादा जो है वो डाउटफुल हो गया। अब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में रहा, 12 महीने के बाद वो कहां चला गया, डाउटफुल में। अब डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होती है, D1, D2, D3। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल 1 to 3 years एंड डाउटफुल मोर देन 3 years। वो D1, D2, D3 हो गया। ठीक है, और फिर लॉस असेट आ जाता है। लॉस असेट मतलब जिसको हमने बेड डेट की तरह आइडेंटिफाई कर दिया है। लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड, या तो बैंक ने आइडेंटिफाई कर दिया, या इंटरनल ऑडिटर ने, या एक्सटर्नल ऑडिटर ने, या आरबीआई के इंस्पेक्शन टीम ने। बट जिस अमाउंट को मैंने राइट ऑफ नहीं किया हुआ है, इसको अभी तक मैंने बेड डेट मान लिया है पर राइट ऑफ नहीं किया। होता है ना जो डेटर्स है, मैंने इसके सामने 100% का प्रोविजन बना दिया बट राइट ऑफ नहीं किया इसको, ऐसा है। ठीक है, नाउ नेचर ऑफ सिक्योरिटी 2 तरह की होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी इज ऑफर्ड बाय बोरोअर और वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक। जो मेन सिक्योरिटी तुम देते हो, जिसके सामने तुम्हें क्रेडिट दिया जाता है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मान लो तुम्हारी सिक्योरिटी की वैल्यू थोड़ी कम हो रही हो, या और उसके बाद बैंक तुमसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मंगवाती है, तो उसे कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। मान लो मैंने होम लोन लेने के लिए होम गिरवी रखा, तो वो होम लोन प्राइमरी सिक्योरिटी है। पर मान लो घर की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे को बैंक को सिक्योरिटी की तरह थोड़ा और कुछ एडिशनल देना पड़े, तो वो कोलैटरल सिक्योरिटी है। अब किन चीजों को मैं सिक्योरिटी की तरह दे सकता हूं? मान लो गारंटर की पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है, कोई मेरा दोस्त है उसकी सिक्योरिटी मैंने डाल दी, ठीक है, या मेरे खुद के कोई एसेट है तो वो तो ऑब्वियसली डाल ही सकते। इसके अलावा तुम्हारे गुड्स है, स्टॉक है, डेटर है, ट्रेड रिसेबल हो गया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स या बुलियन हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तुम्हारी, वो सिक्योरिटी की तरह रख सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी को भी तुम सिक्योरिटी की तरह रख सकते हो, स्टॉक डिवेंचर को भी रख सकते हो, कोई थर्ड पार्टी की गारंटी को रख सकते हो कि थर्ड पार्टी ने गारंटी दे दिया कि भाई इसने पे नहीं किया तो मैं पे कर दूंगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी को सिक्योरिटी की तरह रख दिया। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए अपने किसके, सिक्योरिटी के। ठीक है, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सिक्योरिटी। तो नेचर ऑफ सिक्योरिटी में प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी, ये 2 ध्यान रखने अपने को। ठीक है, चलिए इतना पोर्शन अपना हुआ। अब मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी जो है वो हम देखते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। भाई अब हम मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ, यहां से
मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी किस तरीके से क्रिएट हो रही है। आज तुम अपनी असेट रखते हो बैंक के पास, तो बैंक उसे एज अ सिक्योरिटी कैसे अपने पास लेती है, तो उसके 6 तरीके होते हैं, है ना। देयर आर 6 मोड्स ऑफ क्रिएटिंग एन असेट एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। एक हो गया मॉर्गेज। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, मैं बता दूं तुम्हें किसके लिए होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है जहां पे ओनरशिप के ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। ओनरशिप के ऊपर चार्ज मतलब अब तुम फ्री ओनर नहीं माने जाओगे उस असेट को। अगर तुम्हारी असेट मॉर्गेज पे रख देते हो, गिरवी रख देते हो, तो तुम फ्री ओनर नहीं माने जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल होम लोन लेते हो, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर तुमने मॉर्गेज में रख दी, तो अब तुम बैंक के बिना परमिशन के घर नहीं बेच सकते। यानी तुम्हें बैंक का परमिशन चाहिए, या फिर तो लोन चुका दो, सिक्योरिटी हटवाओ, फिर घर बेचो। और बैंक के बिना परमिशन के तुम घर बेच नहीं सकते। तो 2 तरह के यहाँ पे मॉर्गेज होते हैं, एक रजिस्टर्ड मॉर्गेज होता है, एक इक्विटेबल मॉर्गेज होता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज इज क्रिएटेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, जिसे अपने कहते हैं मॉर्गेज डीड। एक मॉर्गेज डीड में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बनता है जिसमें लिखा होता है कि मॉर्गेजर ये है, मॉर्गेजी ये है, और ये जो सिक्योरिटी है, ये जो घर है, ये मॉर्गेजी के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, एज ए सिक्योरिटी रजिस्टर कर रहे हैं। तो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, दैट इज नोन एज अ मॉर्गेज डीड। अब इक्विटेबल मॉर्गेज ये कहता है कि यार तुम्हारा मेन मकसद यही है कि यार बोरोवर जो है वो बैंक की बिना परमिशन के घर ना बेच सके, ठीक है। तो क्या करा जाता है पता है, खाली घर के जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स होते हैं, जो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डिलीवर कर देते हैं अपने किसको, बैंक को, ठीक है। तो क्रिएटेड बाय मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, कि हम जो घर के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम डिलीवर कर देते हैं किसको, बैंक को। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हमारे पास ओनरशिप डीड्स नहीं होगी तब तक हम वैसे बेच नहीं पाएंगे, फिर हमें बैंक से पहले ओनरशिप डीड्स लेनी पड़ेगी तो ही जाके बेच सकते हैं। तो बिना बैंक की परमिशन के हम वैसे भी घर बेच नहीं पाएंगे ऐसे केसेस में। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये 2 तरह के मॉर्गेज होते हैं, रजिस्टर्ड और इक्विटेबल। फिर आता है प्लेज। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, मैं बता दूं, ठीक है। प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टी होता है जहां पे पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप कुछ ट्रांसफर नहीं होती, कोई चार्ज भी क्रिएट नहीं होता, लीगल ओनरशिप रिमेन्स विद द प्लेजर। ओनर एक पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन में क्या होता है, तुम्हारे पास जो गोल्ड होता है वो जाके तुम क्या कर देते हो, बैंक में जमा कर देते हो, और सामने सामने तुम क्या कर लेते हो, लोन ले लेते हो, तो वो गोल्ड लोन हो जाता है। सो बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बोरोवर। प्लेज में क्या आ जाता है, देयर इज अ बेलमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बोरोवर टू द लेंडिंग बैंक, ठीक है। हम अपने गुड्स जाके लेंडिंग बैंक को दे देते हैं। तो चार्ज ऑन गुड्स इज क्रिएटेड एज अ सिक्योरिटी। एक पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है तो एक तरह से चार्ज क्रिएट हो जाती है अपने, ठीक है। बाकी लीगल ओनरशिप जो है वो प्लेजर के पास ही रहती है, ठीक है। हाइपोथिकेशन ऑन द अदर हैंड क्या होता है, हाइपोथिकेशन अगेन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, पर जहां पे ना तो पोजीशन ट्रांसफर होता है ना ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता, बट बैंक के पास एक सर्टन राइट्स आ जाता है, कंडीशन लगाने का राइट्स आ जाता है, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन में देयर इज एन इक्विटेबल चार्ज ऑन मूवेबल सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, ठीक है। क्या बोल दिया, इक्विटेबल चार्ज है ऑन मूवेबल सिक्योरिटी, एक चार्ज क्रिएट जैसा रह जाता है, मतलब एक्सप्रेस एनैक्टमेंट नहीं होता कि अरे चार्ज क्रिएट हो गया, एक बैंक के पास एक राइट आ जाता है कंडीशन अटैच करने का, तो उस तरह से एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। बाकी ऐसा चार्ज नहीं होता जैसा ओनरशिप का चार्ज होता है ना, जैसे मॉर्गेज में, वैसा चार्ज नहीं, ठीक है। सो इन फेवर ऑफ लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ अ हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट, ये बैंक के पास राइट्स कैसे आते हैं, हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक, अगर हम जैसे कंपनीज है, कंपनी अगर स्टॉक अगर सिक्योरिटी की तरह रखती है, तो वो वहां पे स्टॉक कंपनी के पास ही रहेगा, कंपनी स्टॉक को क्या करती रहेगी, बेचती रहेगी, खरीदती रहेगी, सब कुछ वो रहेगा। पर बैंक के पास राइट आ जाएगा कुछ कंडीशन लगाने का कि स्टॉक जो है 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए, इस तरह से इसी तरीके से इसको स्टोर करना है तुम्हें, इसका इंश्योरेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब कंडीशन बैंक लगा सकती है। तो कंपनी क्या होती है पता है, एक तरीके से बैंक का एजेंट या ट्रस्टी बन के क्या करता है, काम करता है, जैसा बैंक बोलती है वैसा काम करता है, ठीक है। तो ओनरशिप पोजीशन इज नॉट ट्रांसफर्ड, बोरोवर होल्ड्स फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक। बोरोवर जो है वो फिजिकल पोजीशन होल्ड करता है एज एन एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द बैंक, ठीक है। नाउ असाइनमेंट जो होता है, असाइनमेंट में क्या होता है, देखो असाइनमेंट में देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट। क्या है, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट होता है। मतलब असाइनमेंट होता जो पैसे मेरे को आने वाले हैं मैंने वो बैंक के नाम पे क्या कर दिया, असाइन कर दिए, ठीक है। तो फ्यूचर डेट हो गया, राइट हो गया, या प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन मैं ट्रांसफर कर देता हूं। मान लो मेरा डेटर है, डेटर से मेरे को 3 महीने बाद पैसा आने वाला है, मैंने बैंक को बोला भाई मेरे को अभी पैसा चाहिए, तू मेरे को 3 महीने का लोन दे दे, डेटर से जो पैसा आएगा वो तेरे पास चला जाएगा सीधा। तो मैं फ्यूचर डेट को यानी जो, या फिर एग्जिस्टिंग डेट को क्या कर रहा हूं, मैं नाम किसके नाम कर रहा हूं, बैंक के नाम कर रहा हूं। पर याद रखना इसमें सिर्फ एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स मतलब जिसमें हम
जिसमें हम पैसे क्लेम कर सकते हैं, वी कैन टेक सम एक्शन टू क्लेम द मनी, जैसे फॉर एग्जांपल बुक डेट हो गया, डेटर हो गया, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा तुम्हें 3 साल बाद आने वाला है, तुम्हें अभी पैसों की जरूरत है, तो तुमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कर दिया, एज अ सिक्योरिटी लगा दिया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा आएगा वो तेरे पास आएगा सीधा, तो अभी मुझे पूरा अमाउंट दे दे। सो बुक डेट्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एज सिक्योरिटी। ठीक है। सेट ऑफ तो एक स्टैट्यूटरी राइट होता है, एडजस्टमेंट का मतलब सिंपल है, एक पॉजिटिव अकाउंट होता है, एक नेगेटिव अकाउंट होता है। मान लो बैंक के पास एक डिपॉजिट अकाउंट है और एक लोन अकाउंट है, तो हाँ, प्रोवाइडेड बोथ अकाउंट आर इन सेम नेम सेम राइट, तो आमने सामने क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो लेट्स फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक लोन अकाउंट है 3 लाख का, उसके सामने एक फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है 5 लाख का, तो सामने सेट ऑफ कर दिया, तो वो एक सेट ऑफ का एक स्टैट्यूटरी राइट है ऑफ एडजस्टमेंट टू सेट ऑफ और एडजस्ट टू अकाउंट्स, एक डिपॉजिट अकाउंट एक लोन अकाउंट। ठीक है। और फिर आता लियन। लियन इज बेसिकली ए लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर which gives lender a legal right to seize and dispose or liquidate the asset under lien। ठीक है। क्या बोल दिया, लियन यानी बेसिकली तुम्हें पता ही है कि यार मेरी प्रॉपर्टी अगर कंपनी के पास है, मेरे ही ऑब्वियसली परमिशन के साथ मेरी प्रॉपर्टी अगर कंपनी के बैंक के पास है, मतलब बेसिकली, तो बैंक उसको क्या कर सकती है, सीज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा लॉकर है, बैंक के पास लॉकर है, मैंने परमिशन देके रखी है, भाई मैं लोन ले रहा हूं, मैंने अगर लोन रिपे नहीं किया तो तू मेरा लॉकर क्या कर देना, सीज कर देना। तो वो लीगल चार्ज विद द कंसेंट ऑफ ओनर्स है, विच गिव्स लेंडर अ लीगल राइट टू सीज एंड डिस्पोज और लिक्विडेट द एसेट अंडर लियन। ठीक है। फिर आता है भाई, अब बात आ गई अपनी प्रूडेंशियल नॉर्म्स और इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस की। ठीक है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात आ गई अपनी। पहले तो प्रोविजन की बात कर रहे हैं अपने, प्रोविजनिंग की। एसेट क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, प्रोविजनिंग इनकम रिकॉग्निशन भी देख लिया। एनपीए है तो अपने कैश बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे, परफॉर्मिंग असेट है तो अक्रूवल बेसिस पे। असेट क्लासिफिकेशन अपने को पता है सर, असेट और क्लासिफाई वो स्टैंडर्ड, रेगुलर, स्पेशल मेंशन अकाउंट। उसके अलावा एनपीए जो है क्लासिफाई कैसे होता है, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट। अब सबस्टैंडर्ड मतलब अप टू 12 मंथ्स ऑफ एनपीए इज कंसिडर्ड एज सबस्टैंडर्ड। फिर उसके बाद 12 मंथ से ज्यादा जो सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में रह चुका है वो डाउटफुल बन जाता है, अप टू 1 ईयर इट इज D1। फिर D2 इज 1 to 3 years एंड मोर देन 3 years इज D3। एंड लॉस असेट जो है वो क्लासिफिकेशन डेट ऑनवर्ड्स अपने उसको क्या मान लेते हैं, लॉस असेट मतलब कभी भी कोई भी लॉस असेट जिस वक्त हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज अ लॉस असेट, वो हमारे लिए लॉस असेट बन जाता है। ठीक है। सो बेसिकली क्या हो जाता है यहाँ पे, इसका प्रोविजनिंग कितना बनाना है अपने को, प्रोविजनिंग बनाना है 15, 25, 40, 100। प्रोविजनिंग का परसेंटेज कितना, 15, 25, 40, 100। सिक्योर्ड हो तो 15, 25, 40, 100। लॉस असेट पे हमेशा 100% का प्रोविजन बनता है, बिकॉज इट्स अ बेड डेट। अनसिक्योर्ड हो तो सब स्टैंडर्ड में तो 15% ही बनेगा, बट बाकी सब में 100% बनेगा। जैसे ही वो डाउटफुल कैटेगरी में जाएगा इट विल बिकम 100% प्रोविजन, अनसिक्योर्ड हुआ तो। ठीक है। बाकी भी देखो, स्टैंडर्ड रेगुलर है उसपे 0.4% का लगता है, और ये सब लगता है, बट वो सब तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो अपने को इतना खाली 15, 25, 40, 100 ही याद रखना है। नॉन परफॉर्मिंग असेट का डेफिनेशन अब देख लो यहाँ पे। नॉन परफॉर्मिंग असेट इज व्हेन एन असेट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर बैंक। अगर असेट इनकम बनाना छोड़ देता है, इट्स अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। ऐसा असेट जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा भाई, काम ही नहीं कर रहा। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट कब माना जाता है वो, अगर टर्म लोन के केस में इट विल बी कंसिडर्ड एज एन नॉन परफॉर्मिंग असेट इफ द इंस्टॉलमेंट इज ओवरड्यू। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या, भले वो प्रिंसिपल का अमाउंट हुआ या इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ, कोई भी अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 days तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एनपीए। ओवरड्यू का मतलब पता चल गया ना भाई सबको, अगर ड्यू डेट तक पे ना हो तो वो ओवरड्यू हो जाता है। बिल्स डिस्काउंटेड के केस में अगर बिल इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 days तो वो एनपीए माना जाता है ना। बिल डेट से, बिल ओवरड्यू मतलब क्या, मेच्योरिटी डेट से। मेच्योरिटी डेट पता है ना, मेच्योरिटी डेट अपने ग्रेस पीरियड 3 days ऐड करने के बाद जो डेट आती है मेच्योरिटी डेट, उसके बाद वो 90 days से ज्यादा ओवरड्यू रहा तो वो एनपीए। मैं बता दूं, एक बार एमसीक्यू आया था, याद करना, याद रखना, इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू मोर देन 90 days है तो ही एनपीए माना जाता है, एग्जैक्टली 90 days पे एनपीए नहीं माना जाता। एक बार एमसीक्यू में आया था एक बार, ठीक है, तो उन्होंने पूछ लिया था कि भाई इट वाज ओवरड्यू फॉर 90 days, फॉर 90 days में एनपीए नहीं होगा, मोर देन 90 days हुआ तो ही एनपीए माना जाएगा। अच्छा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के केस में अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो एनपीए माना जाएगा। ठीक है। अब सर ये आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि व्हेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर फॉर 90 days, कंटिन्यूअसली 90 days से ज्यादा सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा रहता है तो ये कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर यूजुअली कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट के केसेस में ही रहता है। ठीक है। अब क्या होता है सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर, आई होप तुम लोगों को पता है, कंसेप्ट तो मैंने पहले समझाया हुआ है, फिर से एक बार शॉर्ट में बता दूं तुम्हें। सैंक्शन लिमिट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिमिट, है ना, मैक्सिमम लोन, ठीक है, मैक्स लिमिट ऑफ
लोन टू बी गिवन। बैंक तुम्हें मैक्सिमम कितना, भले तुम कितने की भी सिक्योरिटी रख दो, पर इससे ज्यादा अमाउंट का लोन बैंक तुम्हें देने वाली नहीं है। दैट इज नोन एज द सैंक्शन लिमिट। बट ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी तुम्हें तुम्हारा ड्रॉइंग पावर डिसाइड किया जाएगा कि कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट से तुम कितना विड्रॉ कर सकते हो। दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर ड्रॉइंग पावर। अच्छा सर, ये ड्रॉइंग पावर कैसे कैलकुलेट करा जाता है? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक और डेटर। स्टॉक डेट या डेटर की वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है तुम्हारा ड्रॉइंग पावर कितना होगा, कितना तुम विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना ये ड्रॉइंग पावर होता है। अच्छा, स्टॉक डेटर हर महीने क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो ड्रॉइंग पावर भी हर महीने क्या होता रहेगा? अपडेट होता रहेगा। कोई बड़ी कंपनी के केसेस के अंदर क्या होता है? क्वार्टरली अपडेट किया जाता है। बट एटलीस्ट या तो एवरी मंथ या क्वार्टरली तुम्हें क्या किया जाएगा? ये वैल्यू ऑफ स्टॉक और डेटर जो है वो अपडेट करना ही पड़ेगा। किसके बेसिस पे ये ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट किया जाता है? बेस्ड ऑन द क्वार्टरली स्टेटमेंट या क्वार्टरली स्टॉक शीट बोलते हैं अपने इसको। स्टॉक स्टेटमेंट या स्टॉक शीट कहते हैं अपने, है ना? या तो मंथली या क्वार्टरली स्टॉक शीट या स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करा जाता है। समझे? तो ये ड्रॉइंग पावर वैसा होता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक और डेटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या होता है पता है? किसी महीने मान लो तुम्हारा ड्रॉइंग पावर आया 40 लाख। ठीक है, तुमने विड्रॉ कर दिया 40 लाख। अब अगले महीने तुम्हारा ड्रॉइंग पावर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्टॉक और डेटर, अगले महीने तुम्हारा ड्रॉइंग पावर जो है वो 30 लाख आया, तो यू हैव टू रीपे 10 लाख। तुमने नहीं किया तो योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, बोलो दिस आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो ड्रॉइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा है। करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअसली ज्यादा रहा ना 90 डेज तक, तो ये आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, कंटिन्यूअसली ज्यादा रहा तो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं एक बार वापस ब्रीफ में याद करवा दूं तुम्हें। स्टॉक माइनस क्रेडिटर। ठीक है, स्टॉक माइनस क्रेडिटर। क्यों स्टॉक और डेटर अपने गिरवी रखते हैं ना? अच्छा, स्टॉक में से क्रेडिटर क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि क्रेडिटर एक ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे हमने स्टॉक खरीद लिया पर अभी तक पेमेंट किया नहीं है। अच्छा, मैं बता दूं तुम्हें, सिक्योरिटी में रखने के लिए वी ऑलवेज कंसिडर पेड स्टॉक। तो स्टॉक माइनस क्रेडिटर, पेड स्टॉक में से मार्जिन माइनस कर देते हैं। मार्जिन जनरली 25% का रहता है, बाकी जो क्वेश्चन में दिया है वैसा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना अमाउंट नंबर ए। फिर डेटर्स आ जाएगा। डेटर्स में से मार्जिन फिर से माइनस करेंगे। मार्जिन जनरली 40% का रहता है डेटर्स के ऊपर, बाकी क्वेश्चन में जो दिया है वो। ठीक है, वो अमाउंट नंबर बी आ जाएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा अपना ड्रॉइंग पावर। अब मैं बता दूं, स्टॉक में भी लिमिट होती है। बहुत पुराना स्टॉक नहीं लिया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मान लो 4 मंथ्स पुराना स्टॉक जितना लिया जा सकता है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन में ही दिया होता है। ठीक है, बाकी डेटर्स होते तो डेटर्स मान लो 3 महीने पुराने डेटर्स उतने ही लिए जाते, बहुत पुराने डेटर्स भी नहीं लिए जाते। तो ऐसे सब कंडीशन भी आ सकती है। देयर कैन बी क्वेश्चंस जहां पे वो तुम्हें ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने को बोले, खाली एक प्रैक्टिकलिटी लाने के लिए। तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने को भी बोल सकते। तो ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए। स्टॉक में से क्रेडिटर माइनस करेंगे, पेड स्टॉक, मार्जिन माइनस करेंगे, तो पॉइंट नंबर ए आ जाएगा। फिर डेटर्स में से मार्जिन माइनस करेंगे, पॉइंट नंबर बी, दोनों को ऐड करेंगे, ड्राइंग पावर। क्लियर ये चीज? तो वापस जाते हैं अब अपने डेफिनेशन पे। आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाता है? इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा, 90 डेज से कंटिन्यूअसली आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से ज्यादा हो तो आउट ऑफ ऑर्डर है। पर यहां उसका डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ है। आउट ऑफ ऑर्डर के डेफिनेशन के 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट था जो अपने अभी सीखा। अब दूसरा पार्ट है इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज विद इन सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर है, बट देयर इज नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज। कंटिन्यूअसली 90 डेज तक या तो कोई क्रेडिट नहीं है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, और क्रेडिट्स आर देयर बट नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। या तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट मतलब एज ऑन 31 ऑफ मार्च तक, मान लो कि ये ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है। ठीक है, इसमें 5 करोड़ रुपया जो है आउटस्टैंडिंग है, तो वो सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर के अंडर ही है, विद इन सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर है। पर या तो 90 डेज तक एज ऑन 31 मार्च 90 डेज तक कंटिन्यूअसली कोई क्रेडिट नहीं है, या क्रेडिट है पर इतना भी नहीं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, यानी मान लो कि 31 मार्च तक का तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है 30 लाख का, तो क्रेडिट 20 लाख का ही हुआ खाली। मतलब इतना भी क्रेडिट नहीं है कि वो
इंटरेस्ट डेबिटेड को कवर कर सके तो ऐसे में क्या माना जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा। समझे? तो दो पार्ट याद रखना, या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर है फॉर 90 डेज, या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज विद इन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर बट आइदर देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली, कोई क्रेडिट ही नहीं है उस अकाउंट में 90 डेज तक, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्योंकि बैलेंस शीट डेट पे ही देखा जाता है वेदर इट इज आउट ऑफ ऑर्डर और नॉट। ठीक है? या क्रेडिट है पर इतना भी क्रेडिट नहीं है कि वो इंटरेस्ट डेबिटेड को कवर कर सके। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ नोट्स में ध्यान रखो, असेट क्लासिफिकेशन जो है वो बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता। तुमने 3 लोन लेके रखे हो, उसमें से एक लोन भी अगर तुम्हारा जो एनपीए बन गया तो पूरे का पूरा बोरोवर जो है, यानी तीनों के तीनों लोन क्या माने जाएंगे, एनपीए माने जाएंगे, है ना? बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं। फिर क्लासिफिकेशन एज एनपीए जो है, इट शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। मतलब क्या कि यार एनपीए में देखो, सामने तुम्हारे पास, मैं तो बोलता हूं 1 करोड़ के लोन के सामने 10 करोड़ की सिक्योरिटी क्यों ना हो, या मान लो मुकेश अंबानी ने 5 लाख का लोन तुमसे लिया हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लासिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। सामने कितनी नेटवर्थ है, कितना सिक्योरिटी है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है? 3 महीने ओवरड्यू हुए, 3 महीने पे नहीं किया तो एनपीए माना जाएगा। ठीक है? अच्छा, अकाउंट रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट पे ऑडिटर को ध्यान रखना है कि बहुत सी बार क्या होता है पता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना? देखो, एनपीए बैंक के लिए काले धब्बे जैसा होता है, तो बैंक इसको कैसे भी करके मैनिपुलेट करके क्या करने की कोशिश करती है, एनपीए को कम करने की कोशिश करती है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि यार बैंक कोई पुराना जो बोरोवर है, हाँ, जो पे नहीं कर रहा, एनपीए माना गया है वो, ठीक है, उसको क्या करती पता है, उसको एक नया लोन दे देती है, फ्रेश लोन दे देती है, जिससे वो अपना पुराना लोन रीपे कर देता है। तो फ्रेश लोन तो एनपीए होगा नहीं, और जो पुराना लोन है वो भी रीपे हो गया तो वो भी एनपीए से हट जाएगा। तो ऐसे करके ये क्या करती है, झोल करती है। तो ये ऑडिटर को ध्यान रखना है कि यार पूरे साल कौन से ऐसे अकाउंट है जो पूरे साल भाई बंजर पड़े, एकदम खाली पड़े, और अचानक से नियर द बैलेंस शीट डेट अकाउंट्स रीपे हो चुके, रेगुलराइज हो चुके। तो ऐसे अगर कोई अकाउंट में तुम्हें वीकनेस दिख गई ना, तो वो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा वहां पे, एंड इट शुड बी क्लासिफाइड एज डीम्ड एनपीए, इट शुड बी डीम्ड एज एनपीए। ठीक है? So asset classification of borrower accounts where a solitary or few credits are recorded before the balance sheet date should be handled with care. ठीक है? बाकी गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस में एक चीज ध्यान रखनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीड एडवांस है तो उसको एनपीए की तरह क्लासिफाई नहीं करोगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, पक्का सिक्योरिटी है, तो उसको एनपीए की तरह क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए उसको एनपीए क्लासिफाई हम जरूर करेंगे। मतलब इनकम हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे अगर कैश बेसिस पे हो, तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए एनपीए क्लासिफाई करेंगे। ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट की गारंटीड एडवांस को इतना इज्जत नहीं मिलती। ठीक है? ये खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के गारंटीड एडवांस है तो उसको एनपीए क्लासिफाई नहीं करेंगे, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए फिर भी एनपीए ही मानेंगे उसको, यानी कैश बेसिस पे ही इसकी इनकम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? और लास्ट आता है एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, जब 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा बैंक मिलके अगर एक ही बोरोवर को लोन देते हैं तो वो होता है कंसोर्टियम एडवांसेस। अब कंसोर्टियम एडवांसेस में एनपीए कब कंसिडर करा जाता है, देखो इसमें क्या होता है, बैंक विद अ हायर शेयर विल लीड द कंसोर्टियम, वो लीड बैंक माना जाता है। अगर बैंक जिस बैंक का हायर शेयर रहता है वो लीड बैंक माना जाता है। अब लीड बैंक को मान लो सारा पैसा किसके पास आता है, लीड बैंक के पास, और बोरोवर इंटरेस्ट देता है तो भी किसको देता है, लीड बैंक को देता है। लीड बैंक ने मान लो कि बाकी मेंबर बैंक्स को अगर लोन का अमाउंट नहीं दिया, उनका शेयर, उनका हिस्सा नहीं दिया, तो बाकी मेंबर बैंक्स को इसको क्या करना पड़ेगा, एनपीए की तरह क्लासिफाई करना पड़ेगा। सो रेमिटेंस बाय बोरोवर आर पूल्ड विथ वन बैंक एंड वेयर बैंक रिसीविंग द रेमिटेंसेस, मतलब लीड बैंक को भाई पैसा मिला और वो दूसरे मेंबर बैंक्स को उनका शेयर नहीं दे रहा, तो दूसरे मेंबर बैंक्स को इसको क्या ट्रीट करना पड़ेगा, एनपीए। इसलिए आरबीआई बोल रहा है कि भाई है सावधान रहे, सतर्क रहे मेंबर बैंक, आप अपनी लीड बैंक से क्या करो, या तो पैसा निकलवाओ या फिर एक एक्सप्रेस कंसेंट ले लो कि हाँ भाई पैसा जो है मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है? सो एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम में ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। क्लियर? चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, अकाउंट वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर। छोटा टॉपिक जरूर है पर ये 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। अकाउंट वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, हाँ, या फिर फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू में अचानक से ऐसा गिरावट आ गई, एकदम तेज गिरावट आ गई, या फिर फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर, भाई बोरोवर ने क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया, है ना, तो मेरे को एक बात बताओ, तुम वो एसेट क्लासिफिकेशन जाओगे कि पहले, हाँ सर पहले सब स्टैंडर्ड आएगा, फिर डाउटफुल आएगा, फिर लॉस एसेट आएगा, ऐसा करने जाओगे? नहीं।
इट इज नॉट प्रूडेंट टू फॉलो द असेट क्लासिफिकेशन, अगर ऐसा हो चुका है तो यहां पे दो चीजें बताइए, अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ वैल्यू असिस्ट है ना, जितनी हमने वैल्यू गिनी थी सिक्योरिटी की, मान लो मैंने वैल्यू गिनी थी 6 करोड़ रुपया और रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 2 करोड़ है, मतलब दैट इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असिस्ट, तो सीधा उसको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दो। पहले उसको सब स्टैंडर्ड फिर डाउटफुल नहीं, ये सब करने की जरूरत, सब स्टैंडर्ड फिर डाउटफुल नहीं, सीधा डाउटफुल असेट में डालेंगे अगर सिक्योरिटी की जो अब जो लेटेस्ट वैल्यू है, जो जितना पैसा मिलेगा दैट इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असिस्ट, ठीक है। एंड इफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट क्लासिफाइड एज लॉस असेट, अगर रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 10% से भी कम है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है वो 10% से भी कम है ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट, इट इज क्लासिफाइड एज द लॉस असेट। मतलब ये भाई समझ जाओ कि यार मान लो कि तुमने 6 करोड़ का लोन लिया हुआ है और रियलाइजेबल वैल्यू 50 लाख भी नहीं है, विच इज 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोअर अकाउंट, तो वो चूना लगा के गया है, हाँ ये फ्रॉड हो गया तुम्हारे साथ और तुम्हें उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा एज लॉस असेट, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। चलो नेक्स्ट, अब अपने जा रहे हैं एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर और केवीपी आईवीपी एंड लाइफ पॉलिसी नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए। अब ध्यान रखना यहाँ पे टर्म डिपॉजिट, मान लो कोई लोन तुमने दिया है अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र या कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन है तो तुम्हें उसको एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। मान लो तुमने 2 लाख रुपए का लोन लिया है और सामने 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट को एज अ सिक्योरिटी रखी है, एडिक्वेट मार्जिन है तो उसको एनपीए क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं पे करेगा तो कोई बात नहीं, फिक्स डिपॉजिट तोड़ दूंगा, सिंपल, ठीक है। चलो अब एक छोटा पॉइंट आता है एग्रीकल्चरल एडवांसेस का। देखो एग्रीकल्चरल एडवांसेस है ना, 2 तरह के हो सकते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एडवांस हो सकते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के एडवांसेस हो सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप एडवांसेस, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या होता है, जिनका क्रॉप सीजन 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है, जिनका क्रॉप सीजन 1 साल से ज्यादा हो। एडवांसेस लॉन्गर देन 1 ईयर नहीं, क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर, मतलब बीज बोने से लेकर हार्वेस्ट करने का टाइम 1 साल से ज्यादा लग जाता है बीज बोने से लेकर हार्वेस्ट करने तक में, तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए कब माना जाएगा, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। मान लो कोई एक क्रॉप है जिसका 15 महीने का क्रॉप सीजन है, तो 15 महीने का क्रॉप सीजन अगर है तो एनपीए कब माना जाएगा, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ओवरड्यू है 15 महीने से ज्यादा तो, ठीक है, 15 महीने से ज्यादा तो। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप सीजन मतलब क्या होता है, क्रॉप एडवांस मतलब क्या होता है, विच आर नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, मतलब जिनका क्रॉप सीजन 1 साल से कम हुआ, किसी का क्रॉप सीजन मान लो 8 महीने का है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हो गया। अब एनपीए कब माना जाएगा, अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन। 2 क्रॉप सीजन मतलब क्या हो गया भाई, 2 क्रॉप सीजन यानी जैसे मान लो कि कोई किसी का क्रॉप सीजन 8 महीने हुआ तो 8 और 8 16 महीने, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का ओवर ड्यू रहेगा 16 मंथ्स तक का, तो वो क्या माना जाएगा, एनपीए माना जाएगा। सो एग्रीकल्चरल एडवांसेस में एनपीए के नॉर्म्स जो है वो काफी रिलैक्स्ड है, ठीक है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एडवांसेस में ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। चलिए अब कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर जो है वो देख लो। कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर इज लिमिट अप टू विच बोरोवर कैन विड्रॉ। ये क्या कर दी उन्होंने, ड्राइंग पावर का एक मीनिंग बता दिया कि ड्राइंग पावर मतलब क्या, लिमिट अप टू विच बोरोवर कैन विड्रॉ, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। बैंक की ड्यूटी क्या है ड्राइंग पावर से रिलेटेड, बैंक की ड्यूटी है ड्राइंग पावर इज कवर्ड बाय एडिक्वेट करंट असेट एंड करंट स्टॉक स्टेटमेंट। करंट असेट प्रॉपर होने चाहिए, स्टॉक डेटास होने चाहिए, इट शुड बी कवर्ड बाय एडिक्वेट करंट असेट एंड करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे अपने ड्राइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। फॉर लार्ज बोरोवर स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, इफ मोर देन 3 मंथ्स यानी ओल्डर देन 3 मंथ्स है तो इट इज इरेगुलर। कोई अकाउंट देखो, कोई भी ड्राइंग पावर आप कैलकुलेट करते हो वो क्वार्टरली आपको एक बार तो करना ही है, वो भी लार्ज बोरोवर्स के लिए आप स्टॉक पुराने 3 महीने के स्टॉक 3 महीने पुराने स्टॉक स्टेटमेंट पे कर सकते हो। 3 महीने से ज्यादा पुराना कोई स्टॉक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे ड्राइंग पावर कैलकुलेट हो, ठीक है। अगर 3 महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट पे आप ड्राइंग पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज इरेगुलर, ठीक है। दूसरा ऑडिटर का कंसर्न क्या है, ऑडिटर का कंसर्न है यू हैव टू चेक रिटर्न्स, जैसे स्टॉक स्टेटमेंट हो गया, क्वार्टरली रिटर्न्स हो गया, दूसरे स्टेटमेंट हो गए, है ना, एज पर द बोरोवर्स एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स, ठीक है। ये ऑडिटर का कंसर्न है क्या, जो स्टॉक स्टेटमेंट है या क्वार्टरली रिटर्न्स मुझे मिल रहे हैं बोरोवर से, वो मैं बोरोवर के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके साथ क्या करूं, मैच करूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर जैन फेब मार्च का कोई स्टॉक स्टेटमेंट मिलता है तो एज ऑन 31 मार्च
जो स्टॉक स्टेटमेंट में स्टॉक और डेटर की वैल्यू दिख रही है, भाई बैलेंस शीट के अंदर भी तो वही डेट वैल्यू दिखनी चाहिए ना, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर भी तो बैलेंस शीट भी तो 31 मार्च की होती है, समझे। इसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर जो है दैट इज डन एज पर द बीओडी गाइडलाइंस विद द ऑडिटर्स, चेक डिडक्शन ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स माइनस करो, और बीओडी गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्यूटेशन करते हैं कितना मार्जिन माइनस करना है, कितने पुराने स्टॉक डेटर ले सकते हैं, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के गाइडलाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी स्टॉक ऑडिट जो है दैट इज मैंडेटरी फॉर अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़, 5 करोड़ से ज्यादा जिसका फंडेड एक्सपोजर है उनका स्टॉक ऑडिट करवाना जरूरी है। इसके लिए बैंक एक स्टॉक ऑडिटर को अपॉइंट करती है जो जाके स्टॉक डेटर सब कुछ चेक करता है और उसके बेसिस पे ड्राइंग पावर का कंप्यूटेशन करता है। बैंक का जो ऑडिटर है वो इसी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट को क्या करेगा, चेक करेगा, स्टॉक के वैल्यूएशन को चेक करेगा, देखेगा क्या यार जितना स्टॉक का वैल्यूएशन कंपनी ने यानी बोरोवर ने जितना स्टॉक का वैल्यूएशन बताया था क्या उतना ही स्टॉक का वैल्यूएशन है और ड्राइंग पावर का कंप्यूटेशन सही से हुआ है या नहीं, ऐसा बैंक का ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, क्लियर। चलिए तो यहां तक अपना एडवांसेस का जो पोर्शन है ना खत्म हो गया। अब अपने जा रहे हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस में। मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना पूरे बैंक ऑडिट के अंदर, दिस इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस। यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज तक बैंक ऑडिट में पूछा है वो तो इसी में से पूछा हुआ है, हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, दैट इज ऑडिट ऑफ एडवांसेस में। अब इसमें मेनली 3 पार्ट आते हैं, क्या एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, कैसे ऑब्टेन करने हैं, हाँ, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होगा ओवर एडवांसेस। कैसे ऑब्टेन करना है में बेसिकली आ जाएगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर, कि सर आप क्या सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करोगे जिससे आप एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। तो क्या एविडेंस ऑब्टेन करना है, कैसे ऑब्टेन करना है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 3 टॉपिक में तुम्हारा खत्म हो जाएगा ऑडिट ऑफ एडवांसेस। क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो व्हाट टू ऑब्टेन, क्या तुम्हें एविडेंसेस ऑब्टेन करना है, बहुत सिंपल है, दिस इज जस्ट लाइक दोस असर्शंस। चैप्टर नंबर 5 में जो एग्जिस्टेंस, अकरेंस और वो असर्शन देखते थे ना, बस ये वही है। तो एडवांसेस में कौन से बैलेंस शीट वाले असर्शन लगेंगे, उसी के जो एविडेंस है वो कलेक्ट करना है तुम्हें। जैसे पहला दे दिया एडवांसेस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट, क्या जो एडवांस आप दिखा रहे हो वो आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी ने अपना लोन चुका दिया और फिर भी तुम उसको एडवांस की तरह दिखा रहे हो। तो यानी ये बात कर रहा है एग्जिस्टेंस की, किसकी बात कर रहा है, एग्जिस्टेंस की। यार एडवांस अगर आप दिखा रहे हो तो वो एडवांस एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा बात कर रहा है वो एडवांसेस अमाउंट ड्यू। एडवांसेस अमाउंट ड्यू का मतलब क्या होता है कि यार अगर कोई एडवांस दिख रहा है तो दैट अमाउंट शुड बी ड्यू, वो रीपे नहीं होना चाहिए, दैट अमाउंट शुड बी ड्यू टू द बैंक, है ना, ड्यू टू द बैंक लिखो यहाँ पे, ड्यू टू द बैंक। मतलब ड्यू टू द बैंक का मतलब क्या हो गया, वो एडवांस जो है अमाउंट ड्यू बैंक के लिए होना चाहिए। मतलब बैंक का राइट है, बैंक का राइट्स है, वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन करके एक अपना असर्शन आता है ना, बैंक का राइट है टू कलेक्ट दैट मनी, ठीक है। तीसरा जो है वो असर्शन से अलग है, बोलते हैं अमाउंट ड्यू आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड बाय लोन एंड अदर डॉक्यूमेंट। जितना भी एडवांस देके रखा है सबके सामने लोन और दूसरे डॉक्यूमेंट पूरे कंप्लीट होने चाहिए, दैट विल बी कवर्ड इन इंटरनल कंट्रोल एज वेल। फिर आता है देयर आर नो अनरिकॉर्डेड एडवांसेस, यानी कंप्लीटनेस वाला असर्शन आ गया, कंप्लीटनेस वाला असर्शन, यार कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांस नहीं होना चाहिए, सबको सारे एडवांस रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। फिर वैल्यूएशन का असर्शन आ गया कि वैल्यूएशन ऑफ एडवांस जो है वो अप्रोप्रिएटली होने चाहिए, प्रॉपर्ली अप्लाइड होना चाहिए, एकदम सही अमाउंट लिखनी चाहिए, कितना बाकी है, कितना रीपे हो चुका है, वो वैल्यूएशन सही होना चाहिए। फिर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाला असर्शन आ गया कि एडवांसेस आर डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एडवांसेस जो है वो डिस्क्लोज्ड, क्लासिफाइड और डिस्क्राइब होंगे एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन। और लास्ट आता है अप्रोप्रिएट प्रोविजंस मेड एज पर आरबीआई नॉर्म्स, एएस एंड गैप, ठीक है, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके हिसाब से जितना अप्रोप्रिएट प्रोविजन बनना चाहिए वो प्रॉपर बना है, ठीक है। तो मेनली यार तुम देखो 7 पॉइंट में से 5 पॉइंट तो क्या है, असर्शन ही है, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। उतना भी याद रखोगे तो तुम अपने हिसाब से 5 पॉइंट लिख पाओगे। फिर 2 पॉइंट क्या है, एक लोन डॉक्यूमेंट वाला है और एक प्रोविजन वाला है, खत्म। 7 पॉइंट ऐसे ही याद हो जाएंगे तुम्हें, तो बहुत ही सिंपल है याद करना। इसके अलावा कैसे ऑब्टेन करोगे, देखो एविडेंस हमें ये सब ऑब्टेन करने अबाउट द एग्जिस्टेंस। अब ये एविडेंस ऑब्टेन करे कैसे, तो या तो तुम इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर सकते हो, वो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हमारा आएगा। पर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अलावा दूसरा कौन सा प्रोसीजर है जिससे हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अलावा दूसरा और कौन सा प्रोसीजर है जिससे हम एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर। तो यहां पे बेसिकली उन्होंने सब्सटेंसिव प्रोसीजर बोला हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अलावा ये सब्सटेंसिव प्रोसीजर है, जैसे एग्जामिनिंग द वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट। जितना आपने एडवांस में अमाउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, देखो ये वैलिड अमाउंट है, क्या हमने सच में लोन दिया हुआ है, ये सच में लोन पेंडिंग है, वो वैलिडिटी चेक करेंगे। तो उसके लिए हम पूरा लेजर वेजर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लोन डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं,
देखने के लिए कि कितना लोन का अमाउंट दिया है, कितना पेंडिंग है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सब कुछ लोन डॉक्यूमेंटेशन अपने लेजर के साथ चेक करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे। ऑपरेशन ऑफ अकाउंट मतलब क्या, लेजर में जो डेबिट क्रेडिट हो रहे पूरे साल में, कि सर इतना इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, इतना वो रिपेमेंट आता जा रहा है, इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है, रिपेमेंट आता जा रहा है, तो वो ऑपरेशन ऑफ अकाउंट आ गया। तो हम वो डेबिट क्रेडिट जो चेक करना होता है उसे कहते हैं रिव्यूइंग ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट्स। इसके अलावा सिक्योरिटी को चेक कर सकते हैं अपने, एग्जामिन एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। एग्जिस्टेंस मतलब सिक्योरिटी सच में एग्जिस्ट करती है। एनफोर्सेबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम उस सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, यानी हमारे नाम पे, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी के थ्रू सिक्योरिटी हमारे नाम पे आ चुकी है। और वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है। तो एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी और वैल्यूएशन चेक करेंगे। इसके अलावा वी कैन चेक कंप्लायंस विद आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग, है ना, वो तो आरबीआई नॉर्म्स अपने ने पढ़ लिया, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग का। एंड एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हैं यार, कितना लोन बाकी है, पिछले साल कितना लोन था, किसको सबसे ज्यादा लोन दिया हुआ है, एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गए भाई सब्सटैंसिव प्रोसीजर। अब बात आती है इंटरनल कंट्रोल की। क्या इंटरनल कंट्रोल कौन से हो सकते हैं इसके अंदर। अब इंटरनल कंट्रोल है ना, बहुत सिंपल पॉइंट्स है यार, है ना, और रिपीट काइंड ऑफ लाइक रिपीटेटिव पॉइंट। क्यों बताएं, 2-3 पॉइंट उन्होंने दे दिए किसके रिगार्डिंग, ड्राइंग पावर्स के रिगार्डिंग। 2-3 पॉइंट उन्होंने दे दिए क्या बोलते हैं, लोन अप्लाई करने के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर 2-3 पॉइंट उन्होंने दे दिए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, सिक्योरिटीज जो देते हैं अपने बस उसके रिगार्डिंग। तो ऐसे ऐसे करते करते ना तुम्हारे 9-10 पॉइंट तो आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला अपने इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए कि एडवांस शुड बी गिवन आफ्टर इंश्योरिंग क्रेडिट वर्दीनेस एंड ऑब्टेनिंग सैंक्शन। आप कोई भी एडवांस दे रहे हो, सामने वाले का पहले पूरा क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करो, पास्ट इनकम चेक करो, असेट चेक करो, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करा एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सैंक्शन। ऑब्टेनिंग सैंक्शन मतलब क्या हो गया कि भाई हमने जो हायर अथॉरिटीज है उनसे सैंक्शन लेके फिर तुम्हें क्या किया, एडवांस दिया है। सो एडवांस शुड बी गिवन आफ्टर इंश्योरिंग क्रेडिट वर्दीनेस एंड ऑब्टेनिंग सैंक्शन। फिर आती है बात अपनी कि नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एडवांस शुड बी मेड। आप किसी को लोन दे रहे हो तो उससे पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, एडवांस दे सकते हो। कभी कभार बैंक क्या करती है पता है, डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते नहीं है और एडवांस दे देती है, लोन दे देती है, फिर पता चलता है डॉक्यूमेंटेशन मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बैंक शुड इंश्योर कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड। टर्म्स ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड क्या होता है, बैंक कभी भी लोन देती है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है, वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, इसे कहते हैं टर्म्स ऑफ सैंक्शन। एंड दूसरा होता है एंड यूज ऑफ फंड। एंड यूज ऑफ फंड मतलब क्या हो गया कि यार जिस पर्पस के लिए तुम्हें लोन दिया गया उसी पर्पस के लिए वो लोन यूटिलाइज होना चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गए किसके रिगार्डिंग, एडवांसिंग लोन्स के रिगार्डिंग, कि लोन आपने दिया है तो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करो, डॉक्यूमेंट ले लो, एंड यूज ऑफ फंड चेक कर लो वो। अब पॉइंट आता है अपना सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अपने 2 पॉइंट आता है, एक तो सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन होना चाहिए। सिक्योरिटी अगर आप लेते हो सामने तो सफिशिएंट मार्जिन मेंटेन होना चाहिए, ताकि अगर सिक्योरिटी की वैल्यू बाद में कभी कम होती भी है तो भी बैंक क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांसफर्ड और रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। अगर आपने कोई सिक्योरिटी क्या करके रखी है, ट्रांसफर करी है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सिक्योरिटी जैसे शेयर्स है, डिबेंचर है, या कोई भी सिक्योरिटी रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द बैंक। शेयर्स डिबेंचर है, बैंक के नाम कर दो, व्हीकल है, घर है, बैंक के नाम होने चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक। ठीक है, अच्छा अब पॉइंट अपने आते हैं, 2 पॉइंट हो गए सिक्योरिटी के, 2 पॉइंट हो गए ड्राइंग पावर के। ड्राइंग पावर का पॉइंट एक आ गया, ड्राइंग पावर रजिस्टर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ फॉर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हाइपोथिकेटेड। जितना वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसके सामने ड्राइंग पावर रजिस्टर आप हर महीने क्या करो, अपडेट करो, या हर क्वार्टरली अपडेट करो। ठीक है, और फिर ध्यान रखना है कि अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट, ये तो हमें पता ही है। और अगर अकाउंट ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा होता है, एक्सीड होता है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द कंट्रोलिंग अथॉरिटी की सर अकाउंट जो है वो ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन ऑफ ईच अकाउंट should be reviewed once in a year and more frequently for large advances। जितने भी अकाउंट है, एडवांस अकाउंट्स है, उनके ऑपरेशन मतलब डेबिट क्रेडिट, हर साल में एक बार तो कम से कम जो बैंक ऑफिशियल है उसको रिव्यू करना चाहिए। एंड लार्ज बोरोवर्स, लार्ज एडवांसेस हो तो उस केस में और ज्यादा फ्रीक्वेंटली ऑपरेशंस चेक करने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ऑडिट ऑफ एडवांसेस के, वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम जा रहे हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स। बस ये ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब देखो भाई ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स के अंदर ना सबसे पहले अपना आएगा इनकम, है ना, इनकम के भी पॉइंट्स आएंगे, एक्सपेंसेस के पॉइंट आएंगे, 2 ही पॉइंट आते हैं बेसिकली। ठीक है, इनकम में ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर देखना, एक्सपेंसेस में ऑडिट अप्रोच प्रोसीजर देखना, खत्म हो गया। उसके बाद ऑडिट ऑफ क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और वो सब आएंगे। ठीक है,
सो इनकम में ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर में पहला, ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न अबाउट अकरेंस, कंप्लीटनेस, मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, यानी बेसिकली बात कर दी असर्शंस की, ठीक है। दूसरा बोल दिया कोई भी इनकम अगर मैं ग्रॉस बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूँ, ग्रॉस बेसिस मतलब कोई बाकी के एक्सपेंसेस या कुछ है वो माइनस करके नहीं, टोटल इनकम बताता हूँ। अगर कोई इनकम ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल इनकम है, या अगर मैं इनकम को नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करूं तो इनकम इज ग्रेटर देन 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उतने ही इनकम को मैं मटीरियल मानता हूं। मटीरियलिटी का डेफिनेशन दे दिया भैया आरबीआई ने कि अगर इनकम 1% ऑफ टोटल, अगर इनकम ग्रॉस बेसिस पे अगर मैं रिकॉर्ड करता हूं तो वो अगर 1% ऑफ टोटल इनकम से ज्यादा हुआ, या फिर अगर इनकम नेट बेसिस पे हो तो 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर कैश से ज्यादा हुआ तो शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। मटीरियल होगा, मटीरियल हो तो अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, बाकी जो मटीरियल नहीं है उनको आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें ऑडिटर जो है वो क्वालिफाई भी नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑन एडवांसेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड थ्रू अ बैच प्रोसेस इन सीबीएस सिस्टम। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है ना, उस सिस्टम के थ्रू जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है वो ऑटोमेटिकली एक एक क्लिक करो और सबका सब क्या हो जाता है, बैच प्रोसेस में एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है ना। तो जितने भी एडवांसेस है, जितने भी लोन्स एंड एडवांसेस हैं, उन सबके ऊपर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, इसलिए अपने को इतना ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और एक लास्ट दिया हुआ है, फॉर बिल्स परचेज्ड एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ रिसीट कंप्राइजिंग डिस्काउंट चार्जेस ऑन बिल्स परचेज रिलेट टू द पीरियड बियॉन्ड द ईयर एंड शुड बी रिकॉर्डेड एज अदर लायबिलिटी। कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आउटस्टैंडिंग है, अब मान लो फरवरी, मार्च और अप्रैल का बिल है, ठीक है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का बिल है, ठीक है। अब फरवरी मार्च करंट ईयर में है, अप्रैल अगले साल के है, डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमने काट दिए होंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस लेट्स से फॉर एग्जांपल 6000 रुपीज तुमने डिडक्ट कर दिए फरवरी के टाइम पे, है ना, क्योंकि बिल डिस्काउंट करके दिया तुमने तो, ठीक है। अब यहां पे वो ऐसा कह रहा है कि यार डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमने एडवांस में ले लिया, उसमें से फरवरी मार्च का तो चलो करंट ईयर में इनकम बन जाएगा, पर बाकी 2000 रुपीज जितना एडवांसेस जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो अप्रैल को बिलोंग करता है, दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम, दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ अदर लायबिलिटी, कि तुम्हें पहले ही रिसीव हो चुका है, ठीक है, तो वो अदर लायबिलिटी होगा। बस वो इतनी बात कर रहा है। बाकी ऑडिट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनकम है कि ये एनपीए बनने पे, अगर पहली बार कोई अकाउंट जो है वो एनपीए बनता है तो जितना इंटरेस्ट अक्रू और क्रेडिट हो चुका है इनकम अकाउंट में इन द पास्ट पीरियड, मान लो पिछले साल मैंने अक्रूवल बेसिस पे 5 लाख रुपए इनकम रिकॉर्ड कर दिया, करंट ईयर में भाई साहब एनपीए बन गया। अब पिछले साल मैंने जो 5 लाख रुपए इनकम रिकॉर्ड कर दिया था अक्रूवल बेसिस पे, जो मुझे अभी तक रिसीव हुआ नहीं है, इंटरेस्ट वॉज अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू इनकम अकाउंट इन द पास्ट पीरियड, पिछले साल में मैंने कर दिया था, जो अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ, तो वो मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा या प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब उसके सामने 100% प्रोविजन बना दूंगा। या तो आप उस इनकम को रिवर्सल कर दो या 100% प्रोविजन बना दो। इसके अलावा कोई फीस होती है ना, अनकलेक्टेड फीस, मैं बैंक के ऊपर कोई चार्जेस, बैंक का ना चार्जेस लगाता है, फीस लगाता है, वो भी अगर कलेक्ट नहीं हुई तो उसको भी रिवर्स कर दो, ठीक है। इसके अलावा बोलती है कोई रॉन्गली रिकॉग्नाइज्ड इनकम इन द पास्ट पीरियड शुड बी रिवर्स्ड और प्रोवाइडेड इफ रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द करंट ईयर। मान लो गलती से तुमने किसी इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया, क्या बोल दिया, गलती से किसी इनकम को रिकॉग्नाइज कर दिया, पास्ट पीरियड में रिकॉग्नाइज कराओ ना, तो उसके सामने 100% का प्रोविजन बना दो, ऐसा है। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शुड बी प्रोवाइडेड एंड रिवर्स्ड, उल्टा दिया हुआ है, रिवर्स्ड इफ रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द करंट ईयर। पुराना पास्ट में तुमने कोई इनकम रिकॉग्नाइज कर दी गलती से, पता चला करंट ईयर में 100% प्रोविजन बना दो, या फिर करंट ईयर में ही गलती से इनकम रिकॉग्नाइज करी तो उसको तो रिवर्स कर दो, वो तो हो गई बात, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑडिटर हैज टू इंक्वायर फॉर एनी लार्ज डेबिट्स इन द इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में तुम्हें कोई बहुत बड़ा डेबिट दिख रहा है, यूजुअली इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में क्रेडिट होता है, कोई डेबिट दिख रहा है यानी कोई रिवर्सल हुआ होगा, तो उसके बारे में इंक्वायर करो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू इंक्वायर फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम बोरोवर्स फॉर डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट चार्ज एंड वेदर अप्रोप्रिएट एक्शन हैज बीन टेकन, क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज है ना सिस्टम के थ्रू चार्ज होता है, तो अगर बोरोवर आके बोलता है कि नहीं यार तुम्हारा इंटरेस्ट जो है कैलकुलेशन गलत है, तो इंक्वायर करो कि ऐसा कुछ गलती है, सच में है, एक्शन लिया गया है कि ऐसा कुछ, वो ऑडिट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनकम में आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनकम में से ये पूरे ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स में से कोई क्वेश्चन अगर पूछा है तो ये और एक ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये दो क्वेश्चन ज्यादातर बार पूछे गए हुए। एक बार उन्होंने ऑडिट ऑफ प्रोविजन वाला एक पॉइंट पूछा था, बाकी तो कुछ नहीं, एक्सपेंसेस का तो कभी पूछा ही नहीं है, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस में ध्यान रखो, यहाँ पे
यू हैव टू असेस रीजनेबलनेस ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, अलग अलग तरह के जो डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है ना उसका एनालिसिस करो, कितने तरह के डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर एक वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो और उसको एवरेज इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करो, कंपेयर करो। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट मतलब क्या, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाई टोटल डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग, उसको एक्चुअल एवरेज रेट के साथ कंपेयर करो। अगर तुम्हें बहुत डिफरेंस लग रहा है कि सर मेरे इंटरेस्ट रेट एवरेज इंटरेस्ट रेट में और एक्चुअल जो बैंक का एवरेज इंटरेस्ट रेट है उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस क्यों है तो पता करो वो, ठीक है। देन कंपेयर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड विद प्रीवियस ईयर रेट एंड एनालाइज मटेरियल डिफरेंसेस, ठीक है। तो यही जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड है उसको पिछले साल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, अगर डिफरेंस आया तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये कैंसिल कर दो, ये सब कैंसिल कर दो, कोई मतलब नहीं है। चेक इंटरेस्ट एक्सपेंस कॉस्ट अग्रीज विद जनरल लेजर, वो ठीक है। इंटरेस्ट कार्ड कैंसिल कर दो। रिकम्प्यूट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड रिकंसाइल विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब तुम अपने हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ क्या करो, मैच करो। एंड इसके अलावा टेस्ट बेसिस पे आपको टेस्ट बेसिस पे चेक करना है, टेस्ट चेक बेसिस पे चेक करना है। वेरीफाई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट्स एंड इंटरेस्ट ऑन इंटर ब्रांच बैलेंस आर इन अकॉर्डेंस विद बैंक्स इंटरनल रेगुलेशंस, आरबीआई डायरेक्टिव्स एंड अग्रीमेंट। टेस्ट बेसिस पे चेक करो जितने भी इंटरेस्ट का रेट लगा रहे हो तुम, हमने सेविंग्स इंटरेस्ट, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट डाला हो या फिक्स डिपॉजिट पे डाला हो या इंटर ब्रांच बैलेंस, इंटर ब्रांच मतलब एक बैंक के ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को अगर लोन दिया हो, तो ये सब बैंक के इंटरनल रेगुलेशंस या आरबीआई के डायरेक्टिव्स और अग्रीमेंट्स के हिसाब से मैच होने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑडिट का एक्सपेंसेस, उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऑडिट ऑफ प्रोविजन और ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दो अपने पोर्शन बाकी है। ऑडिट ऑफ प्रोविजन में ध्यान रखना है, मेन चीज क्या है तुम्हारा, तुम्हें असेट क्लासिफिकेशन चेक करना है अच्छे से, क्योंकि उसके बाद क्या करना है, 15, 25, 40 100 उतना ही लगाना है ना। तो मेन तुम्हारा काम है असेट क्लासिफिकेशन चेक करना और ये अंडरस्टैंडिंग लेना कि बैंक कैसे कंप्यूट करती है। क्या बैंक के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर जैसा है जो ऑटोमेटिकली असेट को क्लासिफाई कर रही है बिटवीन सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल होते हैं, इसलिए, ठीक है। सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ बैंक कंप्यूट्स प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट, स्टैंडर्ड और नॉन परफॉर्मिंग असेट पे कैसे बैंक जो है वो प्रोविजन कंप्यूट करती है। इसके अलावा ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन का, अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो चलो कंप्यूटेशन का वो तो हो गया, टैक्स प्रोविजन का भी कंप्यूटेशन अपने चेक कर सकते हैं, टैक्स का भी तो प्रोविजन बनता है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपने, बताए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एज पर द बैंक, उसको पीएनएल के साथ मैच करेंगे, देखने के लिए कि पीएनएल में जो चीजें डेबिट क्रेडिट हुई है वही के वही कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स के अंदर इंक्लूड करी गई है कि नहीं, ठीक है। सो वेरीफाई नेचर ऑफ आइटम्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू पीएनएल टू असर्टेन दैट द सेम इज अप्रोप्रिएटली कंसिडर्ड इन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन, ठीक है। Other provisions for expenses should be examined vis-a-vis circumstances warranting provisioning and adequacy of the same. बाकी के provision आप देख लो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है। बाकी मेन तुम्हारा प्रोविजन रहता है दैट इज प्रोविजन फॉर एनपीए, उसके लिए तुम्हें असेट क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा मेनली, ठीक है। ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है उसमें 4 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हें पहले तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्टडी और इवैल्यूएट करना है ना। ऑथराइजेशन प्रोसीजर चेक करना पड़ेगा कि सारे एक्सपेंसेस जो है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन, जो हायरार्की है, हाँ, उसके हिसाब से ऑथराइजेशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। एंड देन टू डिटरमाइन द एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अब एनटीई में क्या करेंगे, यू विल चेक फॉर एनी डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। डाइवर्जेंट ट्रेंड्स मतलब जो एक्सपेंसेस मान लो ऊपर जानी चाहिए थी वो भाई साहब नीचे जा रही है, या ऊपर नीचे जा रही है, तो डाइवर्जेंट ट्रेंड्स मतलब ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ऐसा डाइवर्ट कर रही है ट्रेंड को, इसे कहते हैं डाइवर्जेंट ट्रेंड्स। तो वो चेक करो, या सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर करो। सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर ही होता है। उसमें तुम रेशियो एनालिसिस कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, पिछले साल के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो उससे तुम रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपेंस चेक कर सकते हो या रीजनेबिलिटी टेस्ट कर सकते हो, है तुम्हारे हिसाब से कितना एक्सपेंस होना चाहिए। एंड उसके अलावा बाकी तो तुम वाउचिंग वेरिफिकेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन चेक कर लो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लो, उन सबसे डन, ठीक है। तो ये हो गया ऑडिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बस एक कुछ क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स है वो देख लो एक बार, और फिर हमारा चैप्टर जो है वो पूरा हुआ, ठीक है। देखो, आरबीआई हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड अदर बैंक्स एंड एनबीएफसी, है ना। कुछ एक करेक्ट इनकरेक्ट आया था कि आरबीआई सिर्फ कमर्शियल बैंक को ही रेगुलेट करता है, नहीं, कमर्शियल बैंक, दूसरी बैंक, एनबीएफसी सबको रेगुलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, इन अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट इट इज इंपरेटिव मतलब नेसेसरी दैट ऑडिटर इज फेमिलियर विद एंड इज सैटिस्फाइड दैट ऑल नॉर्म्स पैरामीटर्स एज पर लेटेस्ट एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस इज incorporated and built into the system that generates information or data having a bearing on the classification of provisioning and income recognition. Even तो देखो बैंक के अंदर एक computerized environment है, it is necessary कि auditor should be familiar with all the laws, regulations, latest RBI guidelines जो system के अंदर incorporate है। तो पहले वो चेक करेगा कि क्या system के अंदर ऐसा पूरा guidelines incorporated है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा,
प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, हमने देख लिया है. प्राइमरी सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय बोरोअर फॉर बैंक फाइनेंस और वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द बैंक. उसके अलावा एडिशनल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड इज कोलैटरल सिक्योरिटी. ठीक है. फिर रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज आ गया कि रजिस्टर्ड मॉर्गेज मतलब जहां पे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मॉर्गेज रजिस्टर करवाया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्गेज डीड. इक्विटेबल मॉर्गेज ऑन द अदर हैंड इज अफेक्टेड बाय मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स. ठीक है, विद द इंटेंट ऑफ क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी, कि भाई मैं जाके क्या कर दूंगा, ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दे दूंगा. तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया. ठीक है. अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर. आउट ऑफ ऑर्डर का डेफिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो एक बार अच्छे से याद कर लेना. ठीक है. इसके अलावा इनकम फ्रॉम एनपीए जो है वो अक्रूवल बेसिस पे क्लासिफाई नहीं होता है ड्यू टू इट्स अनसर्टेनिटी, बट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड. देखो एनपीए है, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, तो अनसर्टेनिटी एंड कलेक्टिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू होती है, तो अपने क्या करते हैं, उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं. वो एएस 9 में दिया हुआ है, इसलिए हम एनपीए को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है. बाकी एक और पॉइंट ध्यान में रखने, करेक्ट इनकरेक्ट में भी आया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी. सामने कितनी भी सिक्योरिटी हो या सामने नेटवर्थ कितना भी हो बोरोवर का या गारंटर का, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. असेट, ये ध्यान रखने. इसके अलावा असेट क्लासिफिकेशन जो है वो भी बोरोवर वाइज होता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता. ऑल फैसिलिटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी वुड बी टर्म्ड एज एनपीए. किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया और एनपीए माना गया, तो कंपनी को दिए गए जितने लोन है सब एनपीए माने जाएंगे. कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे हो ना, तो भी एनपीए माना जाएगा वो. समझे? इसलिए. इसके अलावा लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के जो मैटर्स है दैट इज स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई, वो हमने देखा हुआ है. ठीक है. Apart from that, loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest remains overdue for 2 crop season. एग्रीकल्चरल एडवांस में देखा था ना, लोन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए है तो एनपीए कब माना जाएगा, 2 क्रॉप सीजन तक आउटस्टैंडिंग है. लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वाला एनपीए कब माना जाएगा, अगर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 1 क्रॉप सीजन. ठीक है. और लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो क्वेश्चन में छोटे छोटे ट्रू एंड फॉल्स या कहीं पे पूछे जा सकते हैं. ठीक है. कि सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस जो है, जहां पे गारंटी इन्वोक नहीं हुई है या रेपुडिएट नहीं हुई है, शुड बी क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस. जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, जो अभी भी गारंटी जिंदा है, वो हम उसको स्टैंडर्ड असेट ही मानेंगे, मतलब उसको एनपीए नहीं मानेंगे इवन इफ डिफॉल्ट हो गया हो तो भी. ठीक है. बट हाँ, इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए एनपीए मानेंगे, मतलब उस पे आने वाली इनकम को हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो हमें मिल ना जाए, मतलब कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर ये चीज? ठीक है. चले, तो बस इसी के साथ साथ हमारा बैंक ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो गया. बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपने ने पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर दिया है. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतना भी देख लिया तुमने, अभी हमने जितना पढ़ा उतना भी देख लिया, तो तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं. एटलीस्ट ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू तो सॉल्व कर ही सकते हो, डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ा बहुत लिख पाओगे 100%. ठीक है. अगर तुमने खाली इतना भी पढ़ लिया, पीआर में जितना है उतना पढ़ लिया, तो भी तुम डिस्क्रिप्टिव के आंसर आराम से दे सकते हो. क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ साथ अपने ये चैप्टर एंड करते हैं. थैंक यू.